Hey guys, you're listening to सतोशी समाचार और इस हफ्ते फिर से हम लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार कंटेंट जो राज आपको 1-2 मिनट में ब्रीफ दे देगा उस कंटेंट के बारे में। बट एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे फैंस हमें फाउंटेन ऐप पे सुन रहे हैं, हमारे पॉडकास्ट को सुन रहे हैं और हम सतोशी स्ट्रीम करते हैं सुनते-सुनते, वो हमारे लिए एक तरह की वैलिडेशन है कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। तो हम आपको सबको बहुत ही बड़ा धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हम लोग कहना Yes, चाहते हैं बिफोर वी स्टार्ट। रियली अप्रिशिएट, क्योंकि सैट्स जो आप दे रहे हैं उनका वैल्यू तो एक चीज़ है, बट आप अपनी तरफ से प्यार दे रहे हैं एंड देन आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, ये एक तरह की वैलिडेशन है हमारे लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी बात है। yeah, sats is for love and जब sats आ रहा है इसके मतलब लोगों का प्यार आ रहा है and it's the hardest money वो ऐसे ही नहीं आता है तो thank you for all the validation that we are giving something valuable and आप लोग enjoy कर रहे हो तो hopefully आगे इन नए साल में हम लोग और भी बढ़िया and अच्छे content बनाते रहेंगे तो इस बात से बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक। तो आज के हमारे टॉपिक लिस्ट में हम बहुत कुछ कवर करेंगे। सम टेक्निकल, कुछ नॉन टेक्निकल है। हम देखेंगे कि बीटीसी एक्सचेंज में से कैसे बीटीसी निकल रहा है, क्यों निकल रहा है एंड रिसेंटली माइनिंग हैश रेट में कुछ ड्रॉप आया था। यूएस का क्लाइमेट की वजह से एक कोल्ड वेव आया है वहाँ पे एंड उसके ऊपर भी देखेंगे। बिटकॉइन ऑप्टिक का 2022 का ईयर एंड रिव्यू आया है एंड ईयर एंड रिव्यू में ये लोग पूरे साल में जितने काम हुए, जितने इनोवेशन हुए, जितने नए चीज बन रहे हैं बिटकॉइन के ऊपर, इसका एक समरी बनाते हैं एंड दैट इज लाइक अ वेरी गुड प्लेस टू स्टार्ट की बिटकॉइन में क्या क्या नया चीज बन रहा है, क्या क्या नई चीज होने वाला है वो जानने के लिए हम लोग दो मज़ेदार डिवाइस के वीडियो देखेंगे। टैप साइनर जो एक बहुत ही अच्छा इनोवेशन है हार्डवेयर वॉलेट, एक नए तरीके की हार्डवेयर वॉलेट के ऊपर। Then we'll see Jack Dorsey and how he is like interested in Nostr and Nostr के ऊपर वो कैसे काम कर रहे हैं एंड मेरा एक बहुत पुराना वाला ब्लॉग पोस्ट था रिसेंटली जैक डॉर्सी ने उसके ऊपर कमेंट किया था सो उसके ऊपर भी बात करेंगे एंड ज़ुलोटन प्रोसेसर का एक नया पेपर ड्रॉप हुआ है वी विल सी वो पेपर क्या बोलते हैं एंड व्हाट्स इट्स ऑल अबाउट and it's about some economic thing that are happening in our world and it's quite important जो जितने भी लोग बिटकॉइन को लेके चर्चा करते हैं एंड ग्लोबल रिजर्व करेंसी एंड ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स कैसे बढ़ रहा है और क्या मोड़ ले सकता है वो आगे वाले दिन में जाके उसके ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन पेपर है ये एज यूजुअल जैसे बहुत सारे सेंट्रलाइज सर्वर कॉम्प्रोमाइज होते रहते हैं लास्ट पास जो पासवर्ड मैनेजर था वो लास्ट हफ्ते कॉम्प्रोमाइज हुआ था सो लोगों की पासवर्ड्स एंड डेटा लीक हो गया है एंड वो डार्क नेट में अवेलेबल है सो आप अगर आप लास्ट पास यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि वो अभी वल्नरेबल है एंड कोई दूसरे पासवर्ड मैनेजर में शिफ्ट कर जाए एंड नॉस्टर में नया फन बना रहे लोग मल्टी सिग विथ पोस्टिंग वो भी देखेंगे हम लोग Solana with Esculana and कैसे Solana is dropping right now and उसका फ्यूचर क्या हो सकता है उसके ऊपर भी थोड़ा बात करेंगे जनरली हम लोग क्रिप्टो के बारे में बात नहीं करते ये शो में बट कभी कभी फॉर द फन एंड फॉर द लॉल्स वी डू इट सो एग्जैक्टली तो सुलाना की कम्युनिटी थोड़ा कैसे स्कैम करती है उसके बारे में लोगों को जागरूक कराने के लिए हमारा पर्पस है, अदरवाइज हम बिल्कुल भी बात नहीं करते ऐसे कॉइन्स के बारे में। yes then we will still touch on the huge omnibus bill 1.73 trillion dollar का जो यूएस गवर्नमेंट लेके आ रहे हैं बट माइक्रो स्ट्रेटेजी डजंट केयर माइक्रो स्ट्रेटेजी बोल रहे हैं कि हमको तो भाई बिटकॉइन खरीदना है so that's all that is going on एंड बिटकॉइन का ईयर इन ईयर हिस्ट्री देखेंगे हाविंग चार्ट देखेंगे और कुछ थोड़े चीजें एंड देन विल टॉक अबाउट द बुक ऑफ द वीक एंड ट्वीट ऑफ द वीक सो ये बताते हुए लेट्स स्टार्ट यस। सो और हम
पहला टॉपिक है बीटीसी रिजर्व्स एक्सचेंजेस पे, सारी एक्सचेंजेस पे कम हो रहे हैं, तो राज बताइए इसके बारे में क्या चल रहा है। सो अभी जो डेटा दिखाई दे रहा है कि जुलाई 20 के बाद से Bitcoin exchanges has been like continuously losing their BTC reserve. So Bitcoin exchange में लोग Bitcoin exchange से लोग BTC extract कर रहा है, which is a good thing. And लोग अब मेरे ख्याल से ये हो रहा है ये current market dynamics के वजह से बहुत सारे hidden cost अभी and hidden risk market में बजा हुआ है एंड उसके वजह से कौन सा एक्सचेंज लिक्विड है और कौन सा एक्सचेंज के पास एडिक्वेट रिजर्व है, ये लोगों को बहुत ही रिस्क लग रहा है। इसके वजह से लोग अपने बिटकॉइन सेव करने के लिए देर इज लाइक फॉर लास्ट 1 मंथ यू कैन सी बहुत ज़्यादा बिटकॉइन एक्सचेंज से निकल के कस्टोडियल वॉलेट में आ चुका है एंड ऐसे बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं जो नहीं चाहते कि आप अपना बिटकॉइन एक्सचेंज से निकालें क्योंकि उनसे उसका लिक्विडिटी बन जाते हैं, कम कम हो जाते हैं। एट द सेम टाइम वही बिटकॉइन वो लोग मार्केट में लेवरेज के हिसाब से डालते हैं फॉर देयर ओन रेवेन्यू एंड कभी कभी आपको यील्ड देता है वो। तो वैसे इस एक्सचेंज से दूर रहिए एंड वैसे ही एक्सचेंज यूज कीजिए जिसमें वो आपको रीजनेबल फीस में अपना बिटकॉइन अपने हार्डवेयर वॉलेट में एक्सट्रैक्ट करने के लिए देता है। एंड बट इन जनरल टू मी दिस सीम्स लाइक अ गुड थिंग। 3rd Jan आ रहा है, 3rd Jan इज आवर कस्टमरी नॉट योर कीज नॉट योर कॉइन्स डे। not your keys not your coins day and जनरली मोस्ट सालों में इसका कोई इफेक्ट तो नहीं दिखता है ऐसे ग्लोबल चार्ट्स के ऊपर, बट इस साल दिख रहा है प्रोबेबली FTX सेल्सियस 3AC ये सब लेके ब्लॉकफाई ये सब लेके मार्केट में जो डर घुस गया है जो जायज भी है एंड उसकी वजह से लोग और ट्रेड नहीं करना चाह रहे, लोग और एक्सचेंज में बिटकॉइन रखना नहीं चाह रहे एंड दे आर दैट्स व्हाई वी आर सीइंग दिस मूवमेंट। दैट्स करेक्ट। और जो बिल्कुल लेटेस्ट वाला ये डाउनफॉल आया है जो ये रेक्टेंगल से मार्क्ड है, वो एफटीएक्स के कोलैप्स के बाद ही आया है कि बहुत सारे लोग डर गए हैं कि उनके कॉइन्स जो एक्सचेंज पे पड़े हैं वो एक्चुअली उनको कभी वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो बहुत सारी बड़ी एक्सचेंजेस से लोगों ने कॉइन्स निकालने शुरू कर दिए हैं जिसकी वजह से एक्सचेंजेस पे जो बिटकॉइन का रिजर्व है वो लगातार कम हो रहा है। और एक तरह से अच्छी बात भी है बिकॉज एक फेक बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट बिटकॉइन ट्विटर पे काफी चल रहा है रिसेंटली। और फेक बिटकॉइन एसेंशियली क्या होता है कि आप जब एक सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन कोई एक्सचेंज या कोई वॉलेट जो सेंट्रलाइज कस्टडी लेता है आपके फंड्स की, वहां पे अपना अकाउंट बनाते हैं तो आपको बिटकॉइन दिख रहा होता है अपने अकाउंट में कि मेरे पास बिटकॉइन है, पर वो एक्चुअली में बिटकॉइन कहीं जा चुका होता है। एक्सचेंज किसी को बेच चुकी होती है, किसी को लेंड कर चुकी होती है, किसी को फेवर के लिए दे चुकी होती है। और वो जो आगे की पार्टी है वो कई बार काउंटर पार्टी रिस्क की वजह से बैंकरप्ट हो चुकी होती है या वॉट, और वो कभी बिटकॉइन वापस आने वाला नहीं होता, पर आपको आपके अकाउंट में लगातार दिख रहा होता है कि एक बिटकॉइन पड़ा है मेरा अभी भी। तो इसी को फेक बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। जब तक आप अपना एक्सचेंज से बिटकॉइन विड्रॉ नहीं करोगे, अपने सेल्फ कस्टोडियल वॉलेट में विड्रॉ नहीं करोगे, तब तक आप श्योर नहीं हो सकते कि वो बिटकॉइन आपके पास है या नहीं है। तो एफटीएक्स के कोलैप्स के बाद हमने देखा कि ऑलमोस्ट लाइक 7-8 लाख बिटकॉइंस जो है वो एक्सचेंजेस से निकले हैं। और उसका मेन रीजन एज वी सेड यही है कि लोग चाहते हैं कि वो अपने कॉइन्स की कस्टडी खुद अपने पास रखें और वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को और ज्यादा ट्रस्ट अभी नहीं कर रहे हैं। यस एंड और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेड करते हैं एक्सचेंज में, उसमें कुछ गलत नहीं है, ट्रेडिंग इज अ वायबल ऑप्शन ऑफ मेकिंग मनी। तो अगर आप क्रिप्टो करेंसी और बाकी चीजों में ट्रेड कर रहे हो तो उसका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एक्सचेंज में मत रखिए, वो प्रॉफिट को बिटकॉइन में कन्वर्ट करके वो प्रॉफिट अपने हार्डवेयर वॉलेट में ट्रांसफर करवा लीजिए, क्योंकि एक्सचेंज कब आएगा कब जाएगा किसी को नहीं मालूम, आपको कोई कंट्रोल नहीं है कि एक्सचेंज का बिजनेस वो बैक एंड में कैसे हैंडल कर रहा है। तो वो रिस्क आप अपने प्रॉफिट के ऊपर मत ले। आपको अगर प्रॉफिट मिल रहा है क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करते हुए, वो प्रॉफिट को एक हार्ड एसेट में कन्वर्ट कीजिए एंड उसको अपने हार्डवेयर वॉलेट में विदड्रॉ करके रख लीजिए जो कभी भी आपके बाजू से नहीं जाएगा।
And करेक्ट। with that, we move on to our next topic, which is mining. And तो माइनिंग में रिसेंटली एक बड़ा वाला ड्रॉप आया है माइनिंग हैश रेट में. सो विशाल, यू वांट टू एनलाइटन अस, क्या हुआ? यस ऑफ कोर्स। तो सी बिटकॉइन का नेटवर्क इस हिसाब से चलता है कि जो चीपेस्ट एनर्जी होती है, जहां से भी हमको सबसे सस्ती एनर्जी मिल रही होती है, उसी एनर्जी को यूज करके लोग बिटकॉइन माइन करते हैं। तो इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब जब ठंड बढ़ जाती है, फॉर एग्जांपल जैसे यूएस में दुनिया की काफी लार्ज परसेंट ऑफ द माइनिंग यूएस में होती है, और जब यूएस में अब जैसे आर्कटिक ब्लास्ट बोल रहे हैं, पिछले पिछले साल इसको पोलर वोर्टेक्स बोल रहे थे, बट जब भी सर्दी का मौसम होता है और जो यूएस के सदर्न स्टेट्स है वहां पे एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है, तो माइनर्स जो है वो अपनी मशीन्स को शट डाउन कर देते हैं फॉर अ लिटिल बिट, कुछ टाइम के लिए, हफ्ते 10 दिन 20 दिन के लिए, बिकॉज जो एनर्जी की डिमांड है वो यूएस में वेरिएबल है। जब भी अगर ठंड बढ़ती है तो लोग हीट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए ज्यादा पैसा पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फिर माइनिंग की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो वायबल नहीं रहती। तो उन 1-2 हफ्ते के लिए जब भी हीट की डिमांड बढ़ी हुई है या एनर्जी की डिमांड बढ़ी हुई है, तो माइनर्स के लिए इट मेक सेंस कि वो अपनी मशीन्स को शट डाउन कर दें। तो उसकी वजह से ये हमने पिछले हफ्ते 10 दिन में एकदम से स्पाइक देखा है कि स्पाइक डाउन जो यस. कि हैश रेट में आया, और उसकी वजह से डिफिकल्टी एडजस्टमेंट भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक 3 जनवरी को नेक्स्ट डिफिकल्टी एडजस्टमेंट हो रहा है, तो उसमें एटलीस्ट 7 to 8% अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार डिफिकल्टी कम होगी बिकॉज ऑफ दैट। एंड कुछ लोग ये भी बोल रहे थे ट्विटर में कि ये हैश रेट ड्रॉप होने की वजह से बिटकॉइन का टोटल हैश रेट का शेयर कुछ 3 माइनिंग पूल के पास सबसे बड़ा ज़्यादा होके आ गया है. एंड बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये एक सेंट्रलाइजेशन रिस्क हो सकता है. एंड कुछ लोग तो डायरेक्ट फट भी कर रहे थे कि बिटकॉइन इज नॉट डिसेंट्रलाइज्ड बिकॉज लुक द हैश रेट इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन 3 डिफरेंट लार्ज माइनर्स. जिसके अगेंस्ट मैं बोलना चाहूँगा कि ये एक डायनामिक प्रोसेस है. एंड अगर कोई माइनर भी आके बिटकॉइन को अपने हैश रेट के हिसाब से, जस्ट बिकॉज दे हैव अ ह्यूज हैश रेट, उस हिसाब से अब बिटकॉइन की पॉलिसी कंट्रोल करने की कोशिश करते तो मार्केट ऑटोमेटिकली उसके अगेंस्ट रिटेलिएट करते, जो हमने देखे ब्लॉक साइज वॉर में सेगविट 2x वाले जो डिबेट हुआ था 2017 में, उस टाइम पे जहाँ पे 80% ऑफ द हैश रेट लेके भी बिटमेन बिटकॉइन नेटवर्क को कैप्चर नहीं कर पाया. तो दिस इज नॉट अ थ्रेट, दिस इज सपोज टू हैपन, दिस इज अ वेरी नेचुरल फिनोमेना. एंड द मोमेंट कोई भी आके अपना सेंट्रलाइजेशन पावर एक्सर्ट करने की कोशिश करता है, नेटवर्क उसके अगेंस्ट रिटेलिएट करके एक तो आइदर उनको फॉर्क ऑफ कर देगा, और या फिर नए माइनर्स आ जाएंगे टू गेट ऑन टू दिस न्यू वॉइड ऑफ वैलिडेटिंग न्यू ट्रांजैक्शंस. क्योंकि वो लोग अगर बिटकॉइन प्रोटोकॉल में ऐसा चेंज लाते जो बिटकॉइन प्रोटोकॉल मार्केट बिटकॉइन प्रोटोकॉल बोल के जिसको समझते हैं उसके साथ अलाइन नहीं है, तो वो लोग बिटकॉइन ट्रांजैक्शन वैलिडेट नहीं करेंगे. फिर उन लोगों का जो हैश रेट है वो चला जाएगा उन लोगों के हाथ से किसी और के पास, जो आके बोलेगा कि मैं अभी आके वो बिटकॉइन प्रोटोकॉल का जो ट्रांजैक्शन है वो वैलिडेट करूंगा. सो ये डायनामिक्स बनता रहता है. सो इसका कोई डर ऐसे नहीं है कि ये हैश रेट फॉल होने की वजह से माइनिंग सेंट्रलाइजेशन दिख रहा है. ये चाइना में जब बैन हुआ था तब भी हुआ था, तब भी हैश रेट विद इन 1 मंथ बहुत ज़्यादा फॉल हो गया था. एंड देन फिर नेचुरल प्रोग्रेशन के हिसाब से बाकी जगह की माइनर, जब एक जगह से माइनर की हैश रेट कम हो जाते तो दूसरे माइनर्स की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाते, तो उस टाइम पे दूसरे जगह ज़्यादा माइनर आ जाते हैं माइन करने के लिए. तो ये एक डायनामिक गेम है जो चलते रहते हैं, एंड पूरा सिस्टम इस हिसाब से सेल्फ रिबैलेंसिंग होते रहते हैं. एग्जैक्टली। और राज ने जिस बुक का नाम लिया, द ब्लॉक साइज वॉर करके एक बुक है ना, यस. जिसपे जो पूरा सागा हुआ था इसकी पूरी डिटेल लिखी गई है। और बिटकॉइन की ब्लॉकचेन को कैप्चर कर पाना, सेंट्रलाइजेशन चाहे माइनिंग वाली पर्सपेक्टिव से ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। और बिटमेन एज राज मेंशन एक टाइम पे 80% से ज्यादा हैश रेट थी, वो तब भी नहीं कर पाए थे। और आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर एक माइनर 50% से ज्यादा कैप्चर कर भी ले, 51% से ज्यादा कैप्चर कर भी ले हैश रेट, उसके बाद भी वो सिर्फ एक डबल स्पेंड की ट्रांजैक्शन ही खुद कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि
बिटकॉइन की 50% हैश रेट या 51% हैश रेट इकट्ठी करना कितना कितना महंगा पड़ेगा पर आवर की, उसके मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कॉस्ट होगी। वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कॉस्ट स्पेंड करने के बाद भी सिर्फ आप एक अपनी ट्रांजैक्शन को डबल स्पेंड कर पाएंगे, तो ये इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। और इससे ब्रेक भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं होता है अगर हो भी जाए। और वैसे तो वो भी नहीं, बिल्कुल भी कोई चांस नहीं लग रहे हैं कि ऐसा कोई भी अटैक बिटकॉइन के नेटवर्क पे होएगा। तो ये यस, ज्यादा लोग फंड फैलाने वाले ही हैं। यस, और ये बिल्कुल एक सिक्लिकल फिनोमेना है। बिटकॉइन बना ही इसी चीज के लिए है कि चाहे हैश रेट बढ़ जाए, चाहे हैश रेट कम हो जाए, बिटकॉइन का नेटवर्क अपने आप को अडेप्ट कर लेगा यस, और वो चलता रहेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जबकि जो बड़े डेटा सेंटर्स हैं, अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के जो बड़े डेटा सेंटर्स हैं, उनमें ये कैपेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है कि अगर एनर्जी की डिमांड मार्केट में बढ़ी हुई है तो अपने वो डेटा सेंटर्स बंद कर लें और आपको एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू कर दें। बिकॉज वो जैसे डेटा सेंटर बंद करेंगे, आप आप एक्सेस नहीं कर पाओगे अपने अमेजोन के अकाउंट को या ट्विटर के अकाउंट को, है ना। यस, तो यही खूबसूरती है जो बिटकॉइन के नेटवर्क में इनबिल्ट है। और यस, जितना फंड है ये बिल्कुल बकवास है। yes. And if like what this shows is like कि बिटकॉइन का नेटवर्क अभी रेजिलियंसी कितना ज़्यादा है उसमें कि 200 एक्सा हैशेस पर सेकंड की माइनिंग रेट नेटवर्क से हट गया और ब्लॉक अभी भी 10 मिनट में आ रहा है एंड ट्रांजैक्शंस अभी भी पास हो रहा है एंड द नेटवर्क इज वर्किंग एज एग्जैक्टली इट वाज एक्सपेक्टेड टू वर्क। सो Exactly. ये बोल के हम लोग ये टॉपिक खत्म करके नेक्स्ट टॉपिक में जा रहे हैं एंड हमारे नेक्स्ट टॉपिक है बिटकॉइन ऑप्टेक का ईयर एंड रिव्यू। अगर आप बिटकॉइन क्यूरियस हो, अगर आप बिटकॉइन डेवलपर हो, अगर आपको बिटकॉइन के बारे में डिटेल में जानना है, सिर्फ बिटकॉइन नहीं, बिटकॉइन रिलेटेड बाकी सारे प्रोटोकॉल्स, बाकी सारे जो डेवलपमेंट हो रहा है, क्रिप्टोग्राफी, लाइटनिंग नेटवर्क एंड ऑल दिस थिंग्स, बिटकॉइन ऑप्टेक इज योर गो टू सोर्स। ये लोग हर हफ्ते एक न्यूज़लेटर बनाते हैं। इट्स फ्री फॉर एवरीबडी, ओपन एंड एवरी वीक दे ये लोग सारे जो डेवलपमेंट हुए हैं उस वीक का या फिर पुराने जो डेवलपमेंट हुआ है उसका एक समरी बनाते हैं विद ऑल द डिटेल्स, लिंक्स एंड डिस्कशंस। तो ये हम लोग जो डेवलपर है ये हम लोग बहुत ही रिलीजियसली फॉलो करते हैं एंड हम लोग के रेगुलर बेसिस में अपडेट लेने के लिए कि स्पेस में क्या हो रहा है, बिटकॉइन ऑप्टेक इज आवर गो टू सोर्स। सो बिटकॉइन ऑप्टेक ने 2020 का ईयर एंड रिव्यू बनाया है कि 2020 में पूरे साल में भर में बिटकॉइन में क्या क्या नए चीजें बन रहा है, क्या क्या कटिंग एज रिसर्चेस हो रहा है, क्या क्या नए प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं। सो हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे बट टू जस्ट टू गिव यू समरी ऑफ इट कि एकदम जनवरी से लेके जनवरी में वी हैड नाइस मेलिंग लिस्ट पोस्ट ऑन स्टेटलेस इनवॉइस ऑन लाइटनिंग नेटवर्क। लाइटनिंग नेटवर्क का स्टेटलेस इनवॉइस का फंडा ये है कि एक लाइटनिंग नोड बहुत सारे इनवॉइसेस पहले से बना के रख सकते एंड देन अपॉर्चुनिस्टिकली उसको भेज सकते कस्टमर के पास। कस्टमर को हर एक टाइम में उसको इनवॉइस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका बहुत सारे एप्लीकेशंस है जैसे स्ट्रीमिंग साइट्स एंड बहुत सारे ऐसे फंड मैनेजमेंट सिस्टम जहाँ पे बहुत लोगों को एक स्ट्रीम में इनवॉइस भेजना होता है, तो तब के लिए स्टेटलेस इनवॉइस इज वेरी यूजफुल। देन जनवरी में आया था बिटकॉइन का लीगल डिफेंस फंड। ऐसे बहुत देखा गया था कि बिटकॉइन डेवलपर्स को सू किया जा रहा है बाय वेरियस एक्टर्स and most of them are nefarious and most of them are scammers and they are looking for clouds, they are looking for limelight। तो ये लोग के पास बहुत सारे पैसा है, तो ये लोग बिटकॉइन डेवलपर को सू कर रहे थे। वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल इज क्रेग राइट एंड बट बिटकॉइन डेवलपर्स ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, ये कोई कंपनी है नहीं, ये इंडिविजुअल डेवलपर से जो अकेले अपने घर में बैठ के अपने हिसाब से चुपचाप काम करते रहते और इनके पास ज़्यादा पैसा भी नहीं होते। सो ऐसे जब लीगल चैलेंजेस आते हैं इन लोगों के पास, बहुत सारे डेवलपर्स डिसहर्टेंट हो जाते ये बिटकॉइन डेवलपमेंट के काम करने के लिए। तो उस हिसाब से जैक डॉर्सी एंड एलेक्स मोरकोस एंड few other has created a legal defense fund for Bitcoin developers कि ऐसे जब फालतू की लीगल चैलेंजेस आएंगे
तो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो बिटकॉइन डेवलपर्स को बैक करेगा. सो that was really good and that was really important for the space. And ये जनवरी में चालू हुआ है and they are like funding. I think ये लोग हॉडल नॉट को जो लीगल बैटल हुआ था क्रेग राइट के साथ उसमें भी फंड किया था. एंड क्रेग राइट ऑल्सो सूड पीटर वेलर, ग्रेग मैक्सवेल एंड कुछ कुछ और भी बड़े बड़े बिटकॉइन डेवलपर्स को. सबको स्यू करा है मैन उसने फॉर नो रीजन, या और या सबको हारा है वो. Yeah, so it's a very good thing that this thing happened. On February में जेरेमी रूबिन का एक नया प्रपोजल आया था ट्रांजैक्शन फी स्पॉन्सरशिप आइडिया which was a old idea जो जेरेमी रूबिन ने फिर से नया लेके आए हैं. एंड उसके ऊपर डिस्कशन बने थे बट अभी तक उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं बने. मार्च में देयर वाज अ स्पेसिफिकेशन ऑन जीरो कॉन्फ चैनल. सो बिना कॉन्फर्मेशन की लाइटनिंग चैनल कैसे बना सकते हैं. तो लाइटनिंग चैनल बनाने के लिए आपको पहला एक ट्रांजैक्शन करना होता है जो पहले कॉन्फर्म्ड होता है. दैट इज कॉल्ड द फंडिंग ट्रांजैक्शन. तो अगर फंडिंग ट्रांजैक्शन को जीरो कॉन्फ में बनाया जा सकता है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, ऐसा एक आइडिया आया था. एंड आई थिंक एक इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन भी बन चुका है एल एन डी कोड एंड एक लेयर में. एंड उसके बाद एक बहुत बड़ा मसले हुए थे स्पेस में, दैट वाज रिप्लेस बाय फी. हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे बट रिप्लेस बाय फी का फंडा ये था कि बाय द रूल्स ऑफ बिप 125 देयर वर फ्यू ट्रांजैक्शंस. कुछ कुछ ट्रांजैक्शन एक सिग्नल कर सकते थे बिप 125 रिप्लेसमेंट की. मतलब अगर आप एक ट्रांजैक्शन भेजे हो नेटवर्क में और नेटवर्क का फी रेट, रिक्वायर्ड फी रेट अभी बहुत बढ़ चुका है और आपको इमीडिएटली वो ट्रांजैक्शन पास इन करवाना है तो आप वो ट्रांजैक्शन को दूसरे एक हाई पेइंग फी पेइंग ट्रांजैक्शन से रिप्लेस कर सकते थे. बट उसके लिए वो ट्रांजैक्शन को बीप 125 सिग्नल बैठाना पड़ता था अपने डेटा के अंदर. अभी ये चेंजेस की वजह से ऐसा हुआ है कि कोई भी ट्रांजैक्शन एक हाई पेइंग ट्रांजैक्शन से रिप्लेस हो सकता है. सो इसके पीछे डेवलपर्स का आर्ग्यूमेंट ये था कि बिटकॉइन जब तक आपका ट्रांजैक्शन मेमपूल में है तब तक उसको कॉन्फर्म मत मानिए. वो रिप्लेस बाय फी है चाहे ना है, वो किसी भी तरह से रिप्लेस हो सकता है. एंड देयर आर अदर वेज टू रिप्लेस अ नॉन आरबीएफ ट्रांजैक्शन इनटू बिटकॉइन मेमपूल. तो अभी ये डिस्टिंक्शन बहुत क्लियर करने के लिए डेवलपर ने ये बोला कि सारे ट्रांजैक्शन को बाय डिफॉल्ट रिप्लेसेबल कर देते ताकि लोग ऐसे चीट ना हो कि वो लोग देखे कि एक नॉन आरबीएफ ट्रांजैक्शन आया उनके पास, उन्हें देखा कि ये नॉन आरबीएफ है तो ये तो रिप्लेस नहीं हो सकता, उसने अपना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर दिया और बाद में जाके वो ट्रांजैक्शन रिप्लेस हो गया. So अभी after Bitcoin 24 this is become a mempool relay policy. मतलब हर कोई अपने अपने नोड के mempool में ये पॉलिसी खुद से डिटरमाइन कर सकते वेदर आप अपने mempool में ट्रांजैक्शन रिप्लेस होने दोगे या नहीं होने दोगे. ये कॉन्सेंसस रूल नहीं है, ये एक नोड टू नोड बेसिस का पॉलिसी रूल है. तो वो आया था, उसके ऊपर बहुत चर्चे हुए थे, बहुत डिबेट हुए थे, बट इवेंचुअली दैट गॉट इंक्लूडेड इनटू बिटकॉइन कोड. एंड बिटकॉइन कोड अगर आपका नोड है, अगर आप नोड में चला रहे हो, अगर आपके पास बिटकॉइन कोड वर्जन 24 है तो आपको वहां पे एक मेमपूल फुल आरबीएफ का ऑप्शन दिखेगा. एंड अगर आप वो ऑप्शन को सेट कर देते हो तो आपके नोड में बाय डिफॉल्ट सारे ट्रांजैक्शन रिप्लेसेबल हो जाएगा. सो ये था रिप्लेस बाय फी. अप्रैल में सोमसेन रूबन हैड दिस आइडिया ऑफ साइलेंट पेमेंट. Silent payment is this nice concept of like you can have hidden donations. एंड अगर आपके पास एक साइलेंट पेमेंट एड्रेस है और लोग आपको वो पेमेंट एड्रेस में पेमेंट कर रहे हैं और डोनेट कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली नहीं दिखेगा. अप्रैल में हमारे पास आया था सोमसेन रूबन का प्रपोजल साइलेंट पेमेंट. दिस इज एक नया तरीके की डोनेशन पेमेंट स्कीम है जहाँ पे ये डोनेशन अमाउंट हिडन रहता है एंड सिर्फ जिसके पास डोनेशन जा रहा है उसी को दिखता है कि अमाउंट कितना आ रहा है. जो भी ब्लॉकचेन में दिखेगा उसमें आप कोरिलेट नहीं कर पाओगे कि क्या कहाँ से
कितना डोनेशन कौन सी एड्रेस में जा रहा है। सो वो एक बहुत ही अच्छा प्रपोजल था जो बिटकॉइन कोड में एक ड्राफ्ट इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, वो अभी तक मार्च नहीं हुआ है। एंड मई में हमारे पास आया था म्यूजिक 2 स्नॉट सिग्नेचर, जो टैप रूट के साथ नए अपडेट मिला है बिटकॉइन को कि वी हैव स्नॉट सिग्नेचर्स नाउ, जो पहले ECDA से सिग्नेचर्स था, और स्नॉट सिग्नेचर्स के ऊपर म्यूजिक 2 नाम का एक मल्टी सिग्नेचर नया मल्टी सिग्नेचर स्कीम बैठाया जा सकता है। एंड तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ों का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके उसके ऊपर डिटेल्स कवर कर सकते हो, आपके कोई भी टॉपिक की इंटरेस्ट है तो। ग्लोरिया जाओ ने पोस्ट किया था CPFP पैकेज रिले, जो CPFP को इम्प्रूव करता है। CPFP का मतलब होता है चाइल्ड पेज फॉर पेरेंट्स, जो एक नया तरीके का फी बम्पिंग है। पहले हम लोग बात किए थे रिप्लेस बाय फी का, जो एक ट्रांजैक्शन रिप्लेस हो रहा है दूसरे ट्रांजैक्शन से। यहाँ पे बात हो रहा है कि चाइल्ड पेज फॉर पेरेंट की एक कम फी वाला एक ट्रांजैक्शन अगर आता है तो आप एक दूसरे ट्रांजैक्शन बना सकते हो जो पहले वाले ट्रांजैक्शन को स्पेंड करेगा और उसका फी बहुत ज्यादा होगा, तो माइनर्स ये दोनों मिला के इनको कंबाइन करके इसको पास करवा देगा। सो पैकेज रिले यही प्रोसेस को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। एंड 2022 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिलीजेस हुआ है, एंड जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपग्रेड्स, बहुत सारे तरह तरह की प्रोजेक्ट्स में किया हुआ है। सो आपको यहाँ पे देख के पता चलेगा कि बिटकॉइन का जो डेवलपमेंट स्पेस है वो सिर्फ बिटकॉइन कोर ही नहीं है। बिटकॉइन कोर के अलावा भी बहुत सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जिसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो वो प्रोजेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो प्रोजेक्ट में भी बहुत अच्छे अच्छे काम होते हैं, और वो प्रोजेक्ट लेके ही एक्चुअली जो प्रोडक्ट्स बनते हैं मार्केट में बिटकॉइन की, तो वही प्रोजेक्ट के ऊपर बनते हैं। रस्ट बिटकॉइन इज वन ऑफ द एक बहुत फेमस लाइब्रेरी है। इन रस्ट में बिटकॉइन के ऊपर एक ही लाइब्रेरी है और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लाइब्रेरी है। उसने उसके टैप रूट सपोर्ट एक्टिवेटेड हुआ। BDK का ये वर्जन 17 वाला रिलीज अपडेट है, उसके बाद हम लोग BDK में बहुत सारे काम किए हैं, एंड अभी BDK का वर्जन 24 चल रहा है, तो उसमें भी बहुत सारे अपडेट हुआ है। सो ये सब चीज़ें आप बाद में स्कॉर करके एक एक करके देख सकते हो। एंड बाकी चीज़ों के ऊपर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बट आपको अगर बिटकॉइन का ईयर एंड रिव्यू बहुत एक्सटेंसिव के हिसाब से चाहिए, और अगर आपको तरह तरह की कटिंग एज कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करना है बिटकॉइन के ऊपर, सो हम रिकमेंड करेंगे कि आप ये डॉक्यूमेंट ज़रूर पढ़ें, और इसका लिंक्स जो इसके अंदर डाला हुआ है उसमें जाए, और आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे। सो बिल्कुल। और अगर आप डेवलपर हो तो इसके अलावा आपको और शायद ही कोई और रिसोर्स है जो इतना कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन देता है। और ये तो ईयर एंड रिव्यू है तो इसमें तो समराइज इंफॉर्मेशन है, बट आपको मंथली बेसिस पे इनका पूरा डिटेल न्यूज़लेटर आता रहता है, आप उसको डेफिनेटली सब्सक्राइब करें और उसको पढ़ें। और एज राज मेंशन के बिटकॉइन कोर के अराउंड बहुत सारे इकोसिस्टम में जो ओपन सोर्स फ्री एंड ओपन सोर्स का इकोसिस्टम है उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और अगर आप बिटकॉइन कोर में कंट्रीब्यूट करने के इच्छुक है तो आप स्टार्ट प्रॉब्ली इन्हीं प्रोजेक्ट से ही करोगे। तो आप इन प्रोजेक्ट्स में जाइए, इनकी लाइब्रेरीज को एक्सप्लोर करिए, देखिए उनमें क्या ओपन इश्यूज हैं, और उसमें अपने प्रपोजल सबमिट करिए, कोड चेंजेस सबमिट करिए, एंड देन धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि वो लाइब्रेरी कैसे काम करती है। एंड देन धीरे धीरे मूव करते हैं, आप प्रॉब्ली करके फ्यूचर में बिटकॉइन कोर में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये न्यूज़लेटर एक गो टू रिसोर्स है जो आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए अगर आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हैं। यस, एंड वही बोल के हम ये सेगमेंट खत्म करते, एंड लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट फन टॉपिक व्हिच इज टैप जिसके बारे साइनर। में बहुत एक्साइटेड हूँ। यस, सो तो विशाल, व्हाट टैप इज अ टैप साइनर, साइनर? यस यस। तो सी टैप साइनर बताने से पहले मैं चाहूंगा कि हम ये वीडियो को प्ले करें। टैप साइनर एक क्विकली एक मल्टीसिग वॉलेट है जो एक कार्ड की तरह दिखता है, और एक वन ऑफ द न्यूअर प्रोडक्ट्स है जो कॉइन का एड करे कंपनी ने इंट्रोड्यूस करा है। तो ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। एकदम। In this guide, we'll show you how to use your Tap Signer to sign transactions using NFC with Nunchuck Wallet on your mobile device. You'll learn how to set up a Tap Signer as an NFC key within Nunchuck, assign the Tap Signer to a Bitcoin wallet, and sign a transaction with the Tap Signer.
Here's what you'll need: a CoinKite tap signer and a smartphone with Nunchuck Wallet installed. Start by opening Nunchuck Wallet on your phone. Tap Add a Key, and then Add NFC Key, and finally, tap the Add New NFC Key option. Hold the tap signer to the phone to scan it. You will now be prompted to initialize setup of a new NFC key. Tap Yes to continue. Next, set up a chain code, which will provide randomness to the key generation. Choose Automatic. Next, we'll set up the CVC PIN code associated with the tap signer, which already comes with a preset CVC code. Enter this under Existing CVC. Now we'll choose a new PIN code. Enter this in the new CVC field, and again to confirm. Hit Continue. Hold the tap signer to the phone to complete the process. Next, we're given the option to name the NFC signing device. We'll call it Tap Signer 1. Hit Continue. It'll now appear under Keys. In order to sign a transaction, we need to create a wallet. Tap Add a Wallet, and then Create a Wallet. Enter a name for your wallet. We'll call ours Tap Signer 1. Hit Continue. Now we have the option to assign NFC keys to the wallet. Check the box next to Tap Signer 1 and hit the plus button to add it as a required key. Tap Continue. We now see it as an assigned NFC key. Tap Create a Wallet. You'll now be prompted to save your wallet configuration file. For now, we'll just hit I'll do this later. Finally, review your wallet and click Done. जैसे कि आपने देखा कि मल्टीसिग वॉलेट को यूज करना आज से 3 या 4 साल पहले बहुत मुश्किल था। आपको कमांड लाइन पे जाके कमांड्स मारनी पड़ती थी और एक नॉर्मल यूजर के बस की बात नहीं थी। पर आजकल इतने बढ़िया वॉलेट्स आ गए हैं। ननचक इज वन ऑफ दोज वॉलेट्स के मल्टीसिग तो उन्होंने मक्खन जैसा आसान कर दिया है। Yes. तो जो इफ यू गो टू द कीज वाला स्क्रीन जो था, कीज एंड वॉलेट्स वाला जो ओरिजिनल स्क्रीन था, तो इतना आसान बना दिया इन्होंने कि आपकी एक जो होम पेज की स्क्रीन है वहां पे आप अपनी कीज ऐड कर सकते हैं और वन ऑफ द कीज कैन बी अ टैप साइनर, ठीक है। सेकंड की कैन बी आपका फोन, है ना, फोन के अंदर ही आप एक सॉफ्टवेयर की रख सकते हैं। थर्ड की आपका हार्डवेयर वॉलेट भी हो सकता है। थर्ड की कैन बी हार्डवेयर वॉलेट, तो आपके पास अगर कोल्ड कार्ड कैम के 4 हार्डवेयर वॉलेट है उसको आप थर्ड की ऐड कर सकते हो और आप 2 और 3 मल्टीसिग वॉलेट इसमें बना सकते हो और सुपर इजी। मैन, हार्डवेयर वॉलेट थोड़ा महंगा आता है जो कि कोल्ड कार्ड कैम के 4 इंडिया में आई थिंक 70,000 के आसपास अवेलेबल है, जबकि टैप साइनर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत ही सस्ता है, 20 या 30 डॉलर्स में, अराउंड 1500 रुपए में आपको ये मिल जाएगा। एंड देन ये आपकी हार्डवेयर वॉलेट की या मल्टीसिग वॉलेट की थर्ड की तरह काम करेगा। तो अगर आप मल्टीसिग वॉलेट यूज करना चाहते हो और आप 2 हार्डवेयर वॉलेट नहीं यूज करना चाहते या 2 सॉफ्टवेयर वॉलेट भी यूज नहीं करना चाहते, तो ये टैप साइनर प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको एक अल्टरनेटिव देता है और इसको कैरी करना बिल्कुल आसान है, कार्ड की तरह है। तो अनलेस किसी को पता होगी ये क्या है, तो अदरवाइज ये बिल्कुल एक क्रेडिट कार्ड की तरह अपीयर होता है। राइट। तो ऐसे प्रोडक्ट्स आई थिंक बहुत ही बढ़िया इनोवेशन है इस स्पेस में। एक महीने पहले अभी लॉन्च करा है CoinKite कंपनी ने एंड आई हाईली रिकमेंड कि अगर आप मल्टीसिग ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं तो आप ये प्रोडक्ट को ऑर्डर करिए और देखिए। यस, एंड इनफैक्ट लाइक बिना मल्टीसिग के भी टैप साइनर काफी यूजफुल है, ताकि लाइक आप अगर आपके फोन में आपका की स्टोर कर रहे हो, इवन फॉर अ सिंगल सिग यूज यू कैन हैव अ टैप साइनर जो आपके पर्स में रहता है और वो टोटली ऑफलाइन डिवाइस है, राइट, जो आपका प्राइवेट की आपके फोन में बैठ नहीं रहा है। तो आप कोई भी वॉलेट यूज करो, अगर उसमें टैप साइनर NFC सपोर्ट है तो आपको बस ट्रांजैक्शन करने से पहले फोन के पीछे आपका वॉलेट से कार्ड निकाल के बस टच करवाना है एंड वो ट्रांजैक्शन हो जाएगा। एंड ये काफी टाइम लोगों को दिक्कत होते कि अगर हम लोगों को रेगुलर बेसिस में चाहे कॉफी शॉप में ट्रांजैक्शन करना है, रास्ते में ट्रांजैक्शन करना है, ऐसे ही ऑन द रोम ट्रांजैक्शन करना है, तो लोग अपना हार्डवेयर वॉलेट लेके घूमना नहीं चाहते। तो उस केसेस में टैप साइनर बहुत ही बढ़िया डिवाइस है जो कोई भी NFC सपोर्टेड मोबाइल वॉलेट के साथ काम करेगा। ननचक इज वन ऑफ द एग्जांपल जो मल्टीसिग बनाते हैं उसको लेके, बट आई थिंक देयर आर अदर एग्जांपल्स आल्सो जो सिंगल सिग भी, अभी जो हमने एग्जांपल देखा वो एक्चुअली सिंगल सिग का एग्जांपल था, बट यहाँ पे हम लोग मल्टीसिग बना सकते हैं। बट अगर आपको मल्टीसिग बनाना नहीं है बट आपको एक बेसिक हार्डवेयर सिक्योरिटी चाहिए कि आपका प्राइवेट की आपको फोन में स्टोर नहीं होना है और आपको पूरा हार्डवेयर वॉलेट लेके भी घूमना नहीं है रास्ते में,
तो जैसे आप क्रेडिट कार्ड लेके घूमते हो अपने पर्स में, वैसे ही आप अपना टैप साइनर वाला हार्डवेयर डिवाइस लेके घूम सकते एंड कहीं भी जाके ट्रांजैक्शन कर सकते। सो ये वाले प्रोडक्ट बहुत ही सही बनाए हैं। कोल्ड कार्ड जो कॉइनकाइड जो कंपनी है वो तरह तरह की इनोवेशन करते रहते हैं। एनवीके का कंपनी है वो, एंड कोल्ड कार्ड भी उन्हीं का प्रोडक्ट है, ब्लॉक क्लॉक भी उन्हीं का प्रोडक्ट है, एंड टैप साइनर इज देयर न्यू एडिशन। एंड या लाइक आई एम वेरी एक्साइटेड टू गेट माई हैंड्स ऑन अ टैप साइनर, बट अभी शायद इंडिया में कोई मार्केट प्लेस ऐसा है नहीं। तो अगेन, अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, अगर आपको ये फील्ड में बिजनेस करना है, मेकिंग अ गुड स्टोर फॉर दिस काइंड ऑफ डिवाइसेस फॉर इंडियन कस्टमर इज could be a very good way to get started in the field and राइट। serve the market, क्योंकि अभी कोई ऐसे रिलायबल सोर्सेस नहीं है इंडिया में जहां से हम लोग ये सारे डिवाइसेस खरीद सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। आप चाहे विदेश से इंपोर्ट करके आप अपनी वेबसाइट बना के हार्डवेयर वॉलेट्स बेचो, या अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो अपना वॉलेट खुद बनाओ और बेचो। मतलब ये आने वाले टाइम में ये मार्केट मिलियंस ऑफ डॉलर्स की होगी, खुलेगी मार्केट बहुत ज्यादा। यस, एंड मैं जस्ट ये कहना चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीक हम एक काफी बड़ा सेगमेंट करेंगे जिसमें हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वॉलेट्स को रिव्यू करेंगे, जो भी टॉप नॉच सॉफ्टवेयर के वॉलेट्स हैं बिटकॉइन के इकोसिस्टम में, और जो भी हार्डवेयर वॉलेट्स हैं। हमने टैप साइनर का आपको प्रीव्यू दिया, पर हम टैप साइनर, कोल्ड कार्ड, NK4 और कॉइन कार्ड का एक और प्रोडक्ट है ओपन टाइम, हम उसको भी डिटेल में रिव्यू करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इन चीजों के बारे में और जानना, तो आप हमारा नेक्स्ट एपिसोड पक्का देखिए। उसी हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जैक का कमेंट ऑन माय पोस्ट। बहुत ही बढ़िया न्यूज थी इस हफ्ते। जो इंडियन बिटकॉइन ट्विटर है वो पूरा खुश था कि जैक ने राज का एक रस्ट का पेपर है उस पर कमेंट करा है कि वो पढ़ेंगे उस पेपर को। जैक, जैसे कि आप जानते हैं, ट्विटर के वन ऑफ द को फाउंडर्स हैं, और राज ने एक पेपर लिखा था, आई थिंक जनवरी ऑफ 2022 में। यस, जनवरी में बना हुआ था ये पेपर। एंड ये पेपर बेसिकली, ये पेपर भी नहीं था, एक ब्लॉग पोस्ट था। इट्स गिटहब रिपो में थोड़ा सा कोड लिखा हुआ है। ये कोड के ऊपर कोई काम नहीं हुआ है, दैट्स द अनफॉर्चुनेट पार्ट। मेरे को टाइम नहीं मिला था काम करने के लिए, आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड इनटू अदर थिंग्स। बट यहाँ पे आइडिया ये था कि नॉस्टर का जो रिले है वो रिलेज अभी मोस्टली वॉलेंटरी बेसिस में चल रहा है। एंड अभी अगर कोई चाहे तो कोई भी रिले को स्पैम कर सकते हैं गार्बेज डाल के, क्योंकि रिलेज एक डंप सर्वर तरीके से काम करता है। एंड उसको कोई भी डेटा भेजो, वो डेटा स्टोर करेगा, एंड कोई भी वो डेटा पूछेगा, वो डेटा रिले करेगा, वो डेटा फेच करके उसको क्लाइंट को भेजेगा। उसका कोई ओपिनियन नहीं है कि डेटा क्या होना चाहिए, डेटा कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज लेके अगर कोई चाहे तो अभी एग्जिस्टिंग रिलेज को स्पैम कर सकते हैं। मतलब 1 GB 10 GB 20 GB का डेटा भेज के उसका हार्ड डिस्क ओवरफ्लो कर देगा। एंड जो डेटा का एक्चुअली कोई वैल्यू नहीं है, और जो डेटा कोई कभी पूछेगा नहीं। तो मेरा आइडिया ये था कि व्हाई नॉट वी ऐड द बिटकॉइन पेमेंट सिस्टम, बिटकॉइन और लाइटनिंग पेमेंट सिस्टम ऑन द रिलेज, ताकि रिलेज अगर फीस मांगना चाहे कि 500 MB के ऊपर अगर आपको डेटा स्टोर करना है मेरे रिलेज में, तो पर डेटा x सैट्स पर केबी के हिसाब से आपको फीस देना पड़ेगा। इस हिसाब से ये डॉस प्रोटेक्शन बंद हो जाता है। अगर किसी को डॉस करना है तो उसको हर पेमेंट के लिए, हर डेटा फ्लो के लिए उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो रिलेज कैन हैव अ डॉस प्रोटेक्शन मैकेनिज्म विद दिस, with Bitcoin addition with it, जो अभी तक का कोई रिलीज में इम्प्लीमेंटेड नहीं है। एंड सेकेंडली पॉइंट ये था कि ये जो रिले का इकोसिस्टम है ये सारे वॉलेंटियर्स है। मतलब इसको मतलब कोई भी अपने ऑपरेशंस के लिए कोई रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, एंड सारे ओपन सोर्स है, एंड सारे अपने खुद के विचार एंड खुद के एंथुसियाज्म में ये रिलेज चलाते रहते हैं। तो अगर हम लोगों को नॉस्टर को एक बढ़िया प्रॉपर रोबस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड सोशल नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा लेयर में लेके जाना है, तो रिले रनर्स को रेवेन्यू चाहिए अपने ऑपरेशंस के लिए, नहीं तो वो रन नहीं कर पाएगा लॉन्ग टर्म। तो बिटकॉइन पेमेंट एंड लाइटनिंग पेमेंट अगर उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है
तो वो रिले रनर्स को एक रेवेन्यू स्ट्रीम भी जनरेट करता है। एंड ऐसे ही 2-3 और छोटे-छोटे आइडिया क्लब करके ये ब्लॉग पोस्ट लिखा हुआ था कि नॉस्टर रिलेज को मोस्टली इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। एंड अगर आप रस्ट में इंटरेस्टेड हो, नॉस्टर में इंटरेस्टेड हो, मेरे को डीएम कर सकते हो, मेरे गेट इन टच विथ मी एंड आई एम इंटरेस्टेड टू पुश फॉरवर्ड ऑन दिस वर्क। बट आई एम लुकिंग फॉर सम टीममेट जो मेरे साथ काम कर सकता है, एंड प्रोबेबली 2023 में I will be able to make some time to get the idea out of just a draft into something real and कुछ कोड बनाएंगे उसके ऊपर। इस पेपर का लिंक अगेन मैं शो नोट्स में डाल दूंगा, और हमने इस पेपर के बारे में पहले एपिसोड में भी डिटेल में बात करी थी। तो इसमें एक विजन डॉक्यूमेंट है जिसमें पूरा डिटेल में बताया गया है कि फ्यूचर में अगर रस्ट की, नॉस्टर की या नॉस्टर की जनरल रिलेज को बढ़िया तरीके से काम करना है तो उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। और काफी बहुत ही बढ़िया डॉक्यूमेंट है जो राज ने लिखा है। एंड देन आई थिंक जैक ने जरूर कुछ तो उसमें से पढ़ा होगा बिफोर ही कमेंटेड कि वो बाकी का भी आगे पढ़ेंगे। तो मैं डेफिनेटली, अगर जो भी दर्शक देख रहे हैं, अगर आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से और नॉस्टर के बारे में और समझना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डेफिनेटली जाइए और ये विजन डॉक्यूमेंट को पढ़िए। आपको बहुत मजा आएगा ये डॉक्यूमेंट पढ़ के। एंड एज राज मेंशन कि अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप रस्ट बैकग्राउंड से हो और कंट्रीब्यूट करने में इंटरेस्टेड हो, तो आप राज को डीएम कर सकते हैं, देन विल गेट यू स्टार्टेड। Yep. So with that we move on to the next segment, वो है Zoltan Pozsar, how do you pronounce it? पोजार, आई होप मैं उनका नाम गलत प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ। पोजार ये बहुत ही रिस्पेक्टेड एनालिस्ट है, काफी सीनियर एनालिस्ट है क्रेडिट स्विस में, और ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट, मतलब टॉप ऑफ द टॉप एनालिस्ट हैं जो जियोपॉलिटिक्स के बारे में लिखते हैं और उसका आने वाले बॉन्ड मार्केट्स पे या कमोडिटी मार्केट्स पे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स का कैसे इम्पैक्ट हो सकता है। और इनकी राय को सब मतलब सिर्फ माथे पे लेते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल नजरों से देखा जाता है इनकी कमेंट्री को। और ये यूजुअली वंस इन अ मंथ या वंस इन 2 मंथ्स एक पेपर ड्रॉप करते हैं। कहीं पे नहीं है, ट्विटर पे नहीं है, कभी कभार किसी पॉडकास्ट पे आते हैं, बट ये ट्विटर पे कोई ट्वीट नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ पेपर आता है इनका। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की कम्युनिटी है वो डेफिनेटली इसको, जैसी मैं तो जिस दिन आता है पेपर उसी दिन सुबह सुबह उठ के सबसे पहले खाने से पहले पेपर खत्म करता हूँ, फिर खाना खाता हूँ। मतलब इतना हार्डकोर फैन हूँ जोर्डन पोजार के कंटेंट का। तो एसेंशियली इस पेपर में उन्होंने, एक काफी लंबा पेपर था और इसमें इन्होंने कमोडिटीज की दुनिया में जो चेंज हो रहा है और कैसे जो वेस्टर्न डोमिनेटेड फाइनेंशियल सिस्टम है उससे हम दूर हटके ईस्टर्न डोमिनेटेड फाइनेंशियल सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करी है। हम बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे बिकॉज अपने पास लिमिटेड टाइम है, बट मैं चाहूंगा कि जो दर्शक सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो जाके पेपर को जरूर पढ़िए। इसमें ब्रीफली जोर्डन यही बताते हैं कि जो अभी रिसेंटली चाइना के जो शी जिनपिंग है वो सऊदी अरेबिया में गए थे और उन्होंने पेट्रो युआन की शुरुआत करी है। तो पेट्रो युआन एसेंशियली क्या है कि सऊदी अरेबिया अपना जितना भी ऑयल था वो सिर्फ डॉलर में सेल करता था। तो अभी चाइना ने सऊदी अरेबिया के साथ डील स्टार्ट करी है कि आने वाले विद इन 2-3 years चाइना युआन के बदले में क्रूड ऑयल खरीदेगा सऊदी अरेबिया से, और इसका शंघाई के फ्यूचर्स एक्सचेंज पे लिस्ट होंगे ये कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये काफी ज्यादा एक बड़ी चीज होने वाली है। अगर ऐसा होता है तो दुनिया भर के जो देशों के सेंट्रल बैंक है उनको डॉलर के रिजर्व्स पे बैठना पड़ता है, बिकॉज उनको सऊदी अरेबिया और बाकी जो ओपेक प्लस के देश भी हैं उनसे अगर ऑयल परचेज करना होता है तो उनको डॉलर्स प्रोक्योर करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी बनता है। और अगर ओपेक अपना ऑयल जो है वो डॉलर के अलावा युआन में भी बेचना शुरू कर देगा तो उसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट आएगा आने वाले टाइम में, और उसी के बारे में जोर्डन इस पेपर में डिटेल में बात करते हैं। राइट। एंड मतलब इसका पूरा प्रेमिस इसी पे ऊपर बैठ रहा है कि अभी लास्ट 100-150 साल में, आई थिंक नॉट 100-150 साल, 1948 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से यूएस डॉलर का जो हेजेमनी बना था वर्ल्ड के ऊपर कि यूएस डॉलर इज द मोस्ट प्राइम करेंसी, तो उसके ऊपर रिटेलिएशन चालू हो गया है। एंड इस चीज के बारे में शायद रे डेलियो भी बात किए थे 1-2 साल पहले कि
ग्लोबल रिजर्व करेंसी जो होते वो कभी भी 100 साल से ज़्यादा चलते नहीं है। उसके राइट, बाद एक टेक्टोनिक शिफ्ट आता है, जियोपॉलिटिकल शिफ्ट आते हैं और कोई दूसरे करेंसी आ जाते हैं जो रिजर्व करेंसी बन जाते हैं। तो शायद हम लोग जियोपॉलिटिक्स में ऐसा ही एक समय देख रहा है जहाँ पे ऐसे एक एग्जिस्टिंग रिजर्व करेंसी अपना डोमिनेंस खो रहा है, अपना इम्पोर्टेंस खो रहा है एंड बाकी जो देश है रशिया हो गया, चाइना हो गया एंड ये लोग ऑब्वियसली चाहेंगे कि यूएस डॉलर के ऊपर ना बैठे और एंड बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड कि ये फंडामेंटली ये जो ग्लोबल रिजर्व करेंसी का जो गेम है ये कोई भी देश अपने पॉलिटिक्स अपने अपने मिलिट्री इसका पावर डाल के मैनिपुलेट कर सकते हैं एंड अगर आपके सेंट्रल बैंक के पास कोई और देश का रिजर्व करेंसी एज अ रिजर्व एसेट है तो वो देश का जो इन्फ्लेशन है वो आपके सेंट्रल बैंक के ऊपर आते हैं चाहे आपका सेंट्रल बैंक इन्फ्लेट करे कि ना करे एंड वही इन्फ्लेशन का इफेक्ट आप उस सेंट्रल बैंक के सिटीजन के ऊपर आते चाहे वो लोग वो करेंसी यूज ही नहीं कर रहे हैं सो ऐसे ये सारे जो फिएट करेंसीज है ये बनते हैं ट्रस्ट के ऊपर ये बनते हैं नेशन स्टेट के ऊपर एंड दे आर ऑल ससेप्टेबल विद दिस आइडिया कि कोई भी नेशन स्टेट जो फिएट करेंसी के पीछे है उन लोगों का इंसेंटिव हर टाइम यह बनता है कि वो करेंसी और भी ज्यादा प्रिंट करे ये लोग एंड अगर आपके देश उस करेंसी के ऊपर इवन इनडायरेक्टली भी डिपेंडेंट है तो उसका इफेक्ट बाय चेन रिएक्शन के हिसाब से आपके देश की इकोनॉमी के ऊपर भी आएगा एंड अभी जो होता है यूएस डॉलर के साथ यूएस डॉलर यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट बेसिकली exports their inflation to other countries राइट, and that's why like they can print so much money yet their economy doesn't collapse क्योंकि वो सारे इन्फ्लेशन उसके खुद के कंट्री के ऊपर लिमिटेड नहीं रहते वो बाकी देशों में भी फैल जाते हैं जितने सारे सेंट्रल बैंक यूएस डॉलर लेके अपने रिजर्व में बैठे हुए हैं यहीं पे आते हैं बिटकॉइन जैसे सिस्टम जो कोई भी गवर्नमेंट कोई भी सिस्टम कोई भी स्ट्रक्चर कोई भी एंटिटी के द्वारा मैनिपुलेट नहीं हो सकता है तो आई थिंक ऐसे रिपोर्ट अगले कुछ साल में भी आएंगे कि ये जो फिएट करेंसी की वर्ल्ड रिजर्व सिस्टम है हम लोग इवेंचुअली ये सिस्टम से निकाल के एक नेचुरल वर्ल्ड रिजर्व सिस्टम की तरह जाएंगे जैसे 200 साल 300 साल 500 साल पहले वर्ल्ड का ट्रेड चलता था गोल्ड के ऊपर वहां पे रिजर्व करेंसी गोल्ड हुआ करता था क्योंकि कोई भी नेशन स्टेट इतना बड़ा मिलिट्री इतना बड़ा सिस्टम लेके आया नहीं था वर्ल्ड वॉर 2 से पहले बट अभी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमारे जो सिस्टम चल रहे हैं हमारे जो सिस्टम में हम लोग अटक गए हैं ये फिएट करेंसी सिस्टम मेरे ख्याल से ये जो शिफ्ट अभी दिख रहा है एक करेंसी से दूसरा करेंसी ऐसे शायद और भी 2-3 शिफ्ट दिखेंगे बट इवेंचुअली इसके ऊपर हम सेटल नहीं कर सकते कभी इसके ऊपर कभी हम लोग बैठ नहीं सकते 500 साल 600 साल 1000 साल के लिए उसके लिए हम लोगों को एक नेचुरल ऑल्टरनेटिव चाहिए जो पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट एंड मिलिट्री ये सबसे ऊपर है एंड जो जोल्टन के पेपर्स होते हैं ना जनरली जो ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स वाली कम्युनिटी है उसमें बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं और ऑस्ट्रियन कम्युनिटी में 2 तरह के लोग हैं ना ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स वाली कम्युनिटी में एक तो है जो गोल्ड बग्स है जिनको लगता है कि साउंड मनी का जो गोल्ड का स्टैंडर्ड है वो वापस आएगा एंड देन जो नई जनरेशन वाले हैं वो बिटकॉइनर्स हैं उनको लगता है कि गोल्ड इज ऑब्सोलीट और बिटकॉइन क्योंकि इंटरनेट पे ट्रांसमिट करा जा सकता है तो इसकी वैल्यू काफी ज्यादा है तो इस पेपर में भी जोल्टन टू सम एक्सटेंट जैसे राज आपने करा है समराइज उसी पे ही करते हैं कि जो नेशन स्टेट्स हैं जिनके पास भी वर्ल्ड रिजर्व करेंसी की पावर थी उन्होंने पिछले कुछ डेकेड्स में इतना पैसा प्रिंट कर रखा है तो जो कमोडिटी प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं कमोडिटीज क्या होती है ना ऑयल हो गया नेचुरल गैस हो गया फूड हो गया फैक्ट्रीज हो गई जो इन चीजों को प्रोड्यूस करते हैं उन्होंने ये रियलाइज कर लिया है कि जो ये कमोडिटीज हैं ये मुफ्त में नहीं प्रिंट हो सकती आप नेचुरल गैस मुफ्त में नहीं निकाल सकते है ना आप ऑयल जो है वो मुफ्त में नहीं निकाल सकते उसपे अगर कोई देश है जो मोनोपोली है जिसकी करेंसी पे और उस करेंसी को धड़ल्ले से प्रिंट करे जा रहा है और एक कमोडिटीज को फ्री में खरीदा जा रहा है तो जो
बेचने वाला है वो भी सोचेगा मैं इसको क्यों बेच रहा हूँ, उसके बदले में जो मुझे मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो एक और न्यूज रिसेंटली आई थी कि आने वाले कुछ महीनों में रशिया का सेंट्रल बैंक अलाउ कर सकता है कि आप कुछ भी अगर एक्सपोर्ट करते हो रशिया से, उस पेमेंट के बदले आप बिटकॉइन एक्सेप्ट कर सकते हो, हार्ड एसेट्स। और ये तो कंफर्म न्यूज थी। तो सी अगेन सेंट्रल बैंक्स की जो गेम है, बहुत सारे जो कमोडिटी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वो समझ रहे हैं कि अगर हमें अपने कमोडिटीज एक्सपोर्ट करने हैं वो हार्ड एसेट्स के बदले ही एक्सपोर्ट होंगे। और ऑल्दो बिटकॉइन का मार्केट का इतना छोटा है, बिटकॉइन बहुत ही छोटा बच्चा है अभी, आने वाले 10-20 साल में जब इसका गोल्ड से ज्यादा मार्केट कैप बढ़ जाएगा उसके बाद नेशन स्टेट्स इसको सीरियसली लेंगे। बट मीनवाइल अभी गोल्ड की पेमेंट्स की भी बात चल रही है कि कई देश ऐसा कह सकते हैं कि यू नो दे वांट देयर जो भी वो कमोडिटी एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी पेमेंट वो गोल्ड में भी कर सकते हैं। पर ये पेपर इन जनरल बहुत ही बढ़िया समरी है, और अगर आप ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे हिसाब से इससे बढ़िया कुछ नहीं है जो आप रीड कर सकते हैं। तो प्लीज जाइए और इसको पढ़िए। मैं जिसका इस पेपर का लिंक भी ऑब्वियसली शो के नोट्स में डाल दूंगा। Right, and we have like two tweets linked with this paper. करेक्ट। तो मैं ये इसलिए ऐड करे थे कि रितेश जैन है, ये कनाडा में रहते हैं, ये टाटा म्यूचुअल फंड जो है उसके सीईओ रह चुके हैं, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। आई थिंक इन 2011-2012 के आसपास थे वो सीईओ, और उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स मैनेज करे हैं। और जो रितेश है ये भी आई थिंक इन्होंने अपना पूरा एक्टिविटीज वाला पूरा जीवन व्यतीत करके ही रियलाइज्ड कि इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है, ही बिकेम एन ऑस्ट्रियन। और उनके काफी सारे ट्वीट से ये झलकता है कि वो ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स वाले थॉट प्रोसेस से अलाइंड है। ऑल्दो वो थोड़ा अगेन गोल्ड बग वाली साइड में है, बट जो जोर्डन का पेपर है उसमें से उन्होंने कुछ ये स्निपेट्स शेयर करे थे जो कि मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा। तो उन्होंने स्निपेट्स इज to take a step back and consider that since the beginning of this year 2022, Russia has been selling oil to China for renminbi and to India for UAE dirhams. India and UAE are working on settling oil and gas trades in dirhams by 2023, and China is asking the GCC to fully utilize Shanghai's exchanges to settle all oil and gas sales to China in renminbi by 2025. That's a dust for the petrodollar and dawn for petro yuan. Now on to the topic of commodity and compress. अगर मैं हिंदी में इसको quickly explain करूँ तो इसमें यही बताया गया है कि चाइना जीसीसी जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है सबको यही बोल रहा है कि 2025 तक वो जितनी भी ऑयल सेल्स करेंगे चाइना को, उसकी सेल्स की वो पेमेंट renminbi जिसको चाइनीज युआन भी बोल देते हैं उसमें ले। और ये एक तरह से पेट्रो डॉलर का अंत है और पेट्रो युआन की शुरुआत है। तो जो डॉलर रिजर्व करेंसी का स्टेटस कमांड करता था वो अभी थोड़ा युआन की तरफ शिफ्ट होने वाला आने वाले सालों में। इस पेपर का मूल एसेंशियली यही है। एंड देन एक और स्निपेट था जिसमें रितेश जैन ने जो शेयर करा था, इसमें वॉर एंड करेंसी स्टेटक्राफ्ट, तो बोला ब्रिक्स वाज नॉट क्रिएटेड टू बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिफेंस बट टू बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ अटैक। सो वी हैव our own currency to become independent from the US dollar in our trade relations. And President Lula जो नए president अपॉइंट हुए ब्राजील के, went on December 29, 2022 war and currency statecraft 4. President Obama called me telling me, are you creating a new currency, a new euro? I said no, I'm just trying to get rid of US dollar. I'm trying not to be dependent. The point is that next year and beyond, the US dollar and treasury security will likely be dealing with issues that they never had to deal before. Less demand, not more. More competition, not less. De-dollarization is about to accelerate from here. Again, ये भी pretty much जो जोर्डन का पेपर है उसका एक तरह का समरी है कि जो भी commodity producing nation है, ब्राजील एक दुनिया का आई थिंक एल्यूमिनियम काफी प्रोड्यूस करता है, फूड काफी ज्यादा, सोयाबीन, कॉर्न, ये ब्राजील काफी ज्यादा प्रोड्यूस करता है, मेटल्स भी काफी प्रोड्यूस करता है। तो कमोडिटी प्रोड्यूसिंग नेशंस जो है वो अपने आप को डॉलर से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज डॉलर को एक तरह से वेपनाइज करा जा रहा है रिसेंट ईयर्स जैसे कि हमने देखा। एंड जोर्डन का पेपर यही पूरी डिटेल में आर्ग्यू करता है कि डी डॉलराइजेशन एक तरह से मार्केट में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और इसका इम्पैक्ट आने वाले टाइम में हमें
कमोडिटी मार्केट्स में बहुत बड़े तरीके से दिख सकता है। राइट, सो हियर्स अ क्वेश्चन दैट इज कि व्हाट डू यू थिंक कि आगे वाले समय में जैसे 1948 के बाद हम लोग देखें कि एक रिजर्व करेंसी सबसे बड़ा होके आया है। डॉलर से पहले था ब्रिटिश पाउंड, क्योंकि क्योंकि उन लोगों का ट्रेड नेटवर्क पूरे दुनिया में, उन लोगों का कॉलोनाइजेशन पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा था। एंड 1948 के बाद आया कि यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट का मिलिट्री पावर सबसे ज्यादा है, तो उस हिसाब से हम लोग देखें कि एक करेंसी आया जो पूरे दुनिया का रिजर्व करेंसी बाय डिफैक्टो बन गया, sometimes by force, sometimes by just by trade network and all, and sometimes by making this kind of policies with Saudi Arabia कि तुम्हारे ऑयल तुम बिना डॉलर की किसी के साथ बेच नहीं सकते। तो आगे वाले समय में डू यू थिंक वी विल सी कि और एक नेशन स्टेट करेंसी और एक फिएट करेंसी ऐसे रिजर्व करेंसी बनेंगे, या बहुत सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग करेंसीज होंगे जो एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करता रहेगा? फेडरल रिजर्व की जो चेयरमैन है जेरोम पॉल, उनका कुछ मंथ्स पहले किसी ने सिमिलर क्वेश्चन पूछा था उनको, और उन्होंने इसका आंसर दिया था कि ही सीज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, द टाइम ऑफ सिंगल पोलर वर्ल्ड इज ओवर। तो कहने का मतलब है कि आने वाले टाइम में हर देश अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से चलेगा। तो कई देश हैं जैसे कि जो गोल्ड प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं, तो वो प्रेफर करेंगे कि वो गोल्ड बैक्ड कुछ करेंसीज वगैरह निकाल लें। और एज वी नो कि गोल्ड ऑलरेडी 12-13 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप है, और गोल्ड को हंस के लेता है कोई भी देश जो अपनी कमोडिटीज को एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि गोल्ड भी एक तरह की हार्ड मनी है। तो आई थिंक कुछ लेवल पे गोल्ड गोल्ड का डेफिनेटली चलन बढ़ सकता है। बट कुछ देश ऐसे हैं जिनका चाइना के साथ ट्रेड बहुत ज्यादा है, राइट। तो उनको वही करना पड़ेगा जो जो चाइना, जैसे चाइना बोलेगा। तो उन देशों में हो सकता है कि युआन का भी चलन यूसेज बढ़ जाए। तो ऑन द अदर हैंड हमें पता है कि बिटकॉइन भी काफी ग्रोथ देखने को मिली है, और अभी तो स्टिल ये काफी स्मॉल है, अराउंड 300-400 डॉलर या लेस देन हाफ ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप है, जो कि बढ़ के 5-10 ट्रिलियन डॉलर होएगा आने वाले कुछ सालों में। राइट। तो एट दैट पॉइंट बहुत सारे लोग होंगे कि जो आई थिंक इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स पसंद करेंगे, बिकॉज इसका इमीडिएट सेटलमेंट है एंड देन कस्टडी आपके पास रहता है। बहुत सारे फीचर्स हैं बिटकॉइन में जो गोल्ड में नहीं है। तो ये भी एक तरह से अपने आप में एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही होगी। एंड देन फाइनली आई थिंक वो डॉलर मिल्क शेक के बाद बिटकॉइन मिल्क शेक वाला थ्योरी आ जाता है कि अल्टीमेटली आई डोंट नो 15-20 साल के बाद हो सकता है कि सारी जो करेंसी है, बिकॉज जो फिएट करेंसी है हमें सबको पता है कि उनकी सप्लाई जितनी मर्जी बढ़ सकती है आने वाले टाइम में, हमें कुछ नहीं आइडिया है ना। एंड देन एक कोट है कि कहते हैं ऑल हिस्ट्री इज एसेंशियली द हिस्ट्री ऑफ इन्फ्लेशन। राइट। है ना। तो हिस्ट्री अगर हमको सिखाती है, यही सिखाती है कि इन्फ्लेशन फिर से रिटर्न होएगा, और जितनी फिएट करेंसी है जिनकी अनलिमिटेड सप्लाई है, ये नहीं टिक पाएंगी लिमिटेड सप्लाई करेंसीज के अराउंड। राइट। तो 15-20 years के बाद हु नोज, है ना, वी माइट बी ऑन अ बिटकॉइन स्टैंडर्ड बाय दैट टाइम। या एंड एक चीज मेरे को जो लगता है कि जब ये सेंट्रल बैंक्स के जो पॉलिसी मेकर्स है, एंड एवरी सेंट्रल बैंक हर देश का, वो दे हैव देयर ओन इंसेंटिव, राइट, दे हैव देयर ओन नेशनल सिक्योरिटी इन माइंड। उस देश का ख्याल रखना है उन लोगों को, उस देश का देश के लिए क्या पॉलिसी अच्छा है वो डिटरमाइन करना है। तो एक चीज आई थिंक वो लोग हर टाइम धीरे धीरे करके ऑब्जर्व करेंगे कि गोल्ड का जो प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से गोल्ड इज वैल्यूएबल एंड गोल्ड इज द डिफैक्टो नेचुरल रिजर्व एसेट, कि आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता है कि भाई गोल्ड वैल्यूएबल क्यों है, लोगों को मालूम है गोल्ड वैल्यूएबल क्यों है। एंड ऑलमोस्ट लाइक हमारे इंडियन सोसाइटी में अगर आप देखोगे तो एवरीबॉडी, बच्चे से लेके बूढ़े, हर कोई जानता है कि गोल्ड का सिक्का अगर मिले तो वो वैल्यूएबल है, चाहे गोल्ड का प्राइस कितना है, उसका वोलेटिलिटी कैसे जा रहा है, नोबडी आस्क्स दिस क्वेश्चन। और ये जो नॉलेज है, ये जेनरेशन के बाद जेनरेशन से इनग्रेन्ड हो गया है लोगों के दिमाग में, ताकि वो लोग अभी इसको डिफैक्टो मान लेते हैं। और ये हुआ है गोल्ड का एक प्रॉपर्टी की वजह से, दैट इज स्केर्सिटी। गोल्ड का स्टॉक टू फ्लो रेशियो सबसे ज्यादा है हर कमोडिटी के हिसाब से। जो भी मेटल्स मॉनिटरी गुड की तरह आ चुके हैं,
उन सब में से गोल्ड का स्टॉक टू फ्लो रेशियो सबसे बड़ा है, क्योंकि वो इतने सालों से माइन हो चुका है, उसका सप्लाई इतना लिमिटेड है, और उसका ईयरली नेट इनफ्लो ऑफ सप्लाई डिवाइडेड बाय द टोटल एग्जिस्टिंग सप्लाई इज अराउंड 63, 62 और समथिंग लाइक दैट। करेक्ट। डिजिटल रियल में हमारे पास और कोई एग्जाम्पल ही नहीं है जो कोई भी आइटम गोल्ड का स्टॉक टू फ्लो रेशियो को कभी सरपास किया है, एक्सेप्ट बिटकॉइन, जो लास्ट हार्विंग में बिटकॉइन का स्टॉक टू फ्लो रेशियो मैथमेटिकली सरपास्ड गोल्ड स्टॉक टू फ्लो रेशियो। ये पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं है और आगे वाले दिन में भी कभी हो नहीं पाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी एक अनोखे इफेक्ट क्रिएट करता है मार्केट के ऊपर, एक अनोखे इकोनॉमिक सिस्टम बताते हैं कि जिस हिसाब से आप गोल्ड भर के रखना अच्छे मानते हो, उसी हिसाब से आप एक दिन बिटकॉइन भर के रखना भी अच्छे मानोगे, एंड मे बी लाइक गोल्ड एंड बिटकॉइन विल को एग्जिस्ट टुगेदर। मेरे हिसाब से लगता है कि बिटकॉइन इज द डिजिटल वर्जन ऑफ गोल्ड एंड गोल्ड इज द फिजिकल वर्जन ऑफ बिटकॉइन, और दोनों ऑलमोस्ट सेम इकोनॉमिक प्रिंसिपल फॉलो करता है। दे आर लाइक एब्सोल्युटली स्केर्सेस्ट थिंग दैट वी हैव इन आवर वर्ल्ड राइट नाउ, और ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेगा, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिजर्व बैंक के जो पॉलिसी मेकर है वो लोग ये चीज नहीं देखेंगे। तो जैसे विशाल ने बताया कि हमारे वर्ल्ड ऑब्वियसली मल्टीपोलर बन रहा है, हाँ, ऐसे एक बड़ा वाला यूनाइटेड स्टेट्स जैसे कॉन्ग्लोमरेशन हम लोग शायद नहीं दिखेंगे, बहुत बड़े बड़े मल्टीपल पोल्स आएंगे जो एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करेगा, बट कोई भी आके एक नेचुरल मनी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, चाहे वो कंपटीशन जीते या कंपटीशन हारे, चाहे वो किसी के साथ भी पॉलिसी बना ले। गोल्ड नेचुरल मनी होके बैठा हुआ है, एंड बिटकॉइन उसी का डिजिटल वर्जन बनने जा रहा है। तो इवेंचुअली हम लोग उसी डायरेक्शन में जाएंगे जहां पे हम लोग देखेंगे कि ऑलरेडी एल साल्वाडोर जैसे कंट्रीज अपने सेंट्रल बैंक में बिटकॉइन रिजर्व रख रहे हैं। 2 हफ्ते पहले IMF का गाइडलाइन आया था कि कोई नेशन स्टेट अगर अपने सेंट्रल बैंक में बिटकॉइन रखना चाहते हैं तो दे अलाउ 2% ऑफ देयर टोटल नेट एसेट टू कन्वर्टेड इनटू बिटकॉइन। अभी तक कोई सेंट्रल बैंक ऐसे बोले नहीं कि वो लोग करेंगे, बट इवन IMF इज सेइंग कि अगर आपको करना है तो हमारे गाइडलाइन के अंदर रहते हुए आप 2% कन्वर्ट कर सकते हो। सो ऐसे 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 टेंडेंसीज, ऐसे प्रोपगेशन बढ़ते रहेंगे। करेक्ट। आई वाज गोना से कि हमें ना एक पूरा एपिसोड शायद इसी चीज पे भी करना पड़ेगा, गोल्ड और बिटकॉइन की प्रॉपर्टीज को कंपेयर करने में, बट अगर मैं सिर्फ समराइज करूं तो एज यू सेड कि इन्फ्लेशन रेट ऑलरेडी बिटकॉइन का जो है वो गोल्ड के आसपास ही है, या नेक्स्ट हाफिंग में थोड़ा गोल्ड की इन्फ्लेशन से थोड़ा कम ही होने वाला है, बट अभी तो सिर्फ फोर्थ फिफ्थ हाफिंग चल रही है ना, राइट राइट। एंड देन अभी तो सोचो कि नेक्स्ट 70-80 इयर्स में कितनी हैफिंग आने वाली है, और यस बिटकॉइन का इन्फ्लेशन रेट तो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा, जबकि यस। गोल्ड का इन्फ्लेशन वही जो 1.5-2% के आसपास है, वो हाँ कई हजारों साल से चलता आ रहा है और वो ऐसे कंटिन्यू रहेगा। राइट। तो एक चीज तो यह है कि इन्फ्लेशन के मामले में डेफिनेटली बीट करेगा। सेकेंडली मैं ये बोलूंगा कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि सिस्टम एक ही करेंसी एग्जिस्ट कर रही होती है ना। हमें पता है कि जो ट्रैवलर्स हैं उनको इस चीज की ज्यादा समझ है, उन्होंने डॉलर भी रखे होते हैं, यूरो भी रखे होते हैं, लोकल करेंसी भी रखी होती है ना। देन आजकल लोग बिटकॉइन या लोकल करेंसी भी रखने लग गए हैं, एंड देन इवन लोकली भी बहुत सारे दुनिया में डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं जहाँ पे 2-3 देशों की करेंसी चल रही होती है, जैसे कि वेनेजुएला में भी अभी देखा है, वेनेजुएला की जो लोकल करेंसी है उसमें इन्फ्लेशन आई तो उन्होंने डॉलर्स अलाउ कर दिए। एल साल्वाडोर में भी लोकल करेंसी 2001 से बंद हुई थी, वहां पे डॉलर चल रहे थे, डॉलर के बाद अभी बिटकॉइन अलाउ। तो किसी भी टाइम पे मल्टीपल करेंसी सिस्टम में चल रही होती है, और जनरली लोग क्या प्रेफर करते हैं कि जो हार्डेस्ट मनी है उसको होल्ड करते हैं, और जो वीकेस्ट मनी है उसको वो स्पेंड करते हैं। तो समय अपने आप बताएगा कि बिटकॉइन हार्ड है या गोल्ड ज्यादा हार्ड है, बट फॉर नाउ जो एक प्रॉपर्टी है गोल्ड के पास जिसका एडवांटेज है, जो आने वाले डेकेड में गोल्ड के पास रह सकता है, और ये है कि जो गोल्ड का नेटवर्क इफेक्ट है इंडिया जैसे पॉपुलेशन वाले, हाई पॉपुलेशन वाले देश में वो बहुत ज्यादा है। आप किसी छोटे से छोटे टाउन में चले जाओ, वहां पे हर कॉर्नर पे गोल्ड शॉप है, और अगर आपको लिक्विडिटी चाहिए, थोड़ा सा कैश चाहिए, आपको पता है आप उस गोल्ड को कहीं पे भी ले जाके आपको साथ के साथ कैश मिल जाएगा, नो क्वेश्चंस आस्क्ड।
और ये एक तरह के लाइफलाइन, एक तरह का पैरेलल बैंकिंग सिस्टम की तरह एक्ट करता है। और इंडिया में तो इसके नेटवर्क इफेक्ट्स हजारों साल से हैं, तो हमें पता है कहीं पे भी यू कैन गो एनीवेयर इन इंडिया, छोटे से छोटा टाउन विलेज, और वहां पे आपको गोल्ड के बदले आपको कैश मिल सकता है, राइट। जो कि बिटकॉइन के साथ ऐसा ट्रू नहीं है। अगर आपको बिटकॉइन के बदले कैश चाहिए, एक्सचेंजेस ने तो विड्रॉल्स बंद करे हुए हैं, डिपॉजिट्स बंद कर देती है बीच बीच बट में। एक दिन होगा जब एक दिन होगा, करेक्ट। यस यस, क्योंकि इसीलिए मैंने बोला कि टेम्पररी एडवांटेज गोल्ड के पास जो अभी है, राइट जो एक डेकेड तक रह सकता है, राइट। बट बिटकॉइन की और एक adoption- एडवांटेज गोल्ड के पास है, एक है कि आ, जब तक आपके घर में डाका नहीं पड़ रहा है तब तक आपका गोल्ड आपके घर में ही है। बट बिटकॉइन डिजिटल होने की वजह से उसका प्राइवेट की मैनेज करना, उसको डिजिटली सिक्योर करना, ये ज्यादा ट्रिकी है रादर देन सिक्योरिंग अ पीस ऑफ रॉक इन योर लॉकर। तो उसका प्रॉब्लम थोड़ा बिटकॉइन में है, क्योंकि बिकॉज इट्स डिजिटल, उसको सिक्योर करना, उसको लूज करना और भी ज्यादा है। आप आपका निमोनिक भूल सकते हो, आप आपका हार्डवेयर डिवाइस खो सकते हो, आप अपना बैकअप स्क्रू अप कर सकते हो, तब जाके आपका बिटकॉइन खो सकता है। बट और एक चीज लोग जो बोलते हैं कि आप अपना गोल्ड शो ऑफ कर सकते हो ज्वेलरीज की तरह, राइट, एज अ शोइंग ऑफ कि कितना पैसा है आपके पास, और एज अ ऑर्नामेंट थिंग, जो बिटकॉइन लेके नहीं कर सकते आप। बट आई थिंक दैट्स ओके। ये दो काफी डिफरेंट कैटेगरी की चीज है, एंड दो चीजें डिफरेंट रेल्म ऑफ रियलिटी में काम कर रहा है। एक फिजिकल रियलिटी में काम कर रहा है, एक डिजिटल रियलिटी में काम कर रहा है। और गोल्ड आके डिजिटल रियलिटी में काम नहीं कर सकता, और बिटकॉइन आके फिजिकल रियलिटी में काम नहीं कर सकता। तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता रहेगा। और इंडिया डेफिनेटली एक ऐसा प्लेग्राउंड है जिसमें गोल्ड और बिटकॉइन का फाइनल फाइट यहीं पे होएगा, बिकॉज गोल्ड की भी हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा अडॉप्शन इंडिया में ही है। राइट और बिटकॉइन की भी एक रिसेंटली चार्ट फ्लूट हो रहा था जिसमें था कि इंडिया में मिलियंस ऑफ लोग हैं जिनकी बिटकॉइन की अडॉप्शन है, और हमें पता है कि इंडिया में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स भी सबसे ज्यादा है। राइट और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए बिटकॉइन एक बहुत सुटेबल मीडियम रहेगा आने वाले सालों में। तो आने वाले सालों में बिटकॉइन की अडॉप्शन और इंडिया में बढ़ सकती है, देन विल गेट टू नो कि दोनों में से लोग क्या होल्ड करते हैं, क्या स्पेंड करते हैं। राइट राइट। So with that, let's move on to our next topic, which is LastPass has been compromised. तो LastPass एक पासवर्ड मैनेजर है। लोग हमेशा ये एडवाइस करते हैं कि आपका अगर बहुत सारे अकाउंट्स है, बहुत सारे बैंकिंग पोर्टल में आप जाते हो, वहाँ पे आपका अकाउंट बनते हैं, तो वहाँ पे आप कोई पासवर्ड मैनेजर यूज करो और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करो। पासवर्ड अगर आपका वीक होता है तो हैकर्स उसको ब्रूट फोर्स कर सकते हैं और आपका अकाउंट की एक्सेस ले सकता है। So having a password manager is a good idea, but LastPass was one of the most popular password manager. तो अभी ये लोगों का सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, and they have like a lot of passwords and client data out there on the dark web for selling. So तो अभी शायद ये लास्ट पास का अम, अ, और प्रोबेबली ही इज एन हैकर, एंड सो इसने ट्वीट डाला था कि लास्ट पास का पासवर्ड हैक हुआ है, एंड अगर आप लास्ट पास यूज कर रहे हो तो आप जल्दी से जल्दी कोई दूसरे पासवर्ड मैनेजर में स्टोर कर जाए। एंड आई वुड पर्सनली सजेस्ट बिटवार्डन और एक अच्छा पासवर्ड मैनेजर है जो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स पासवर्ड मैनेजर का बेनिफिट ये होता है कि उसका सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज बहुत पहले पता चल जाता है, बिफोर हैकर्स कैन गो एंड अटैक इट, क्योंकि वो ओपन सोर्स में डेवलप होते हैं, तो बहुत सारे आईज रहते हैं उसके ऊपर, और बहुत लोग आके बहुत सारे वार्निंग दे सकते हैं। एंड आप चाहे तो बिटवार्डन आपके अम्ब्रेल नोड में भी इंस्टॉल कर सकते हो, जहां पे आपका पासवर्ड आपके अम्ब्रेल नोड में स्टोर होगा, और चाहे तो आप वो एनक्रिप्ट करके गूगल ड्राइव या एप्पल क्लाउड, यहाँ पे आपका पासवर्ड का बैकअप बना सकते हो कि आपका अम्ब्रेल नोड अगर खराब हो जाए तो आप गूगल ड्राइव से लेके अपना पासवर्ड फिर से रीजेनरेट कर सकते हो। तो और अगर आप अपना पासवर्ड लोकली रखना चाहते हो तो कीपैस एक्स करके एक सॉफ्टवेयर है जो कि ओपन सोर्स है, फ्रीली अवेलेबल है। ऑनलाइन का सिर्फ दिक्कत ये रहता है कि अगर आपने एन्क्रिप्शन का अपना पासवर्ड जो है वो वीक रख रखा है, तो अगर आपका लेट्स से गूगल ड्राइव हैक हो गया और वो चाहे एन्क्रिप्टेड भी है, उसको ब्रूट फोर्स करके उसमें से पासवर्ड निकाल लेगा हैकर। राइट तो और वैसे ये भी कहा जाता है कि अगर आप बिल्कुल टेक्नोलॉजी वर्स हो तो आप एक
कॉपी पेन में भी रख सकते हो, तो किसी को फिजिकल एक्सेस लेना पड़ेगा बिफोर दे गेट टू योर पासवर्ड्स, है ना। राइट ऑनलाइन अगर आप अपना पासवर्ड रख रहे हो तो दे आर ऑलवेज प्रोन। और लास्ट पास के केस में डेफिनेटली यूजर्स को बोलना चाहूंगा कि अगर आपका पासवर्ड 8 डिजिट्स तक कम था, आप लास्ट पास यूज करते थे, तो डेफिनेटली आप अपने सारे के सारे पासवर्ड्स जो भी लास्ट पास के अंदर पड़े थे उनको चेंज करिए। बिकॉज अगर आप नहीं करोगे तो आपकी जो फाइल है उसको ब्रूट फोर्स करके उसमें से सारे पासवर्ड निकाल दिए जाएंगे। right right and yeah, be careful out there, and digital security is always a tough thing. जो बहुत सारे जो उम्र वाले लोग होते हैं उनको ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, हम लोग टेकी तो फिर भी कुछ ना कुछ करके मैनेज कर लेते, बट बुजुर्गों को ये बहुत दिक्कत होते। सो इफ़ यू आर द टेक पर्सन इन योर फैमिली, वी वुड सजेस्ट आप बाकी लोगों को भी हेल्प करें, उनको डिजिटल सैनिटाइजेशन, डिजिटल हाइजीन सिखाए कि कैसे 1 2 3 4 पासवर्ड नहीं रखना चाहिए अपने बैंकिंग ऐप में, एंड इस तरह की चीज़ें, एंड हाउ टू बी सेफ फ्रॉम दिस काइंड ऑफ स्टफ्स। सो या, बी केयरफुल आउट देयर, एंड थोड़ा ध्यान दे अपने पासवर्ड मैनेजर, अपने बिटकॉइन हार्डवेयर वॉलेट, आपका आपका जो कहीं पे भी जब साइट में जा रहे हो, जो मेल आ रहे हैं आपके पास, जो जंक मेल हो रहे हैं उसमें लिंक क्लिक ना करे, जो साइट में जा रहे हो वो साइट अच्छे से चेक करे कि वही एक्चुअल साइट है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे फिशिंग अटैक होते हैं। तो आ, ये यही यही है, एंड ये तो चलता रहेगा, एंड और हम अपने कीज कीज मत रखें। आपके बिटकॉइन की 12 वर्ड का निमोनिक की है, उसको ट्राई करेंगे। जो भी ऑनलाइन अगर आप बैकअप रख रहे हो किसी भी अपने पासवर्ड मैनेजर का, उसमें मत रखें, बिकॉज अगर आपका पासवर्ड मैनेजर हैक होएगा तो आपकी कीज निकल जाएंगी। बिटकॉइन, आपका बिटकॉइन का 12 वॉट आपके पेंसिल एंड पेपर के बाहर नहीं जाना चाहिए, कोई भी डिजिटल मीडियम में टच नहीं होना चाहिए वो। एंड आपका अगर बिटकॉइन का 12 वॉट्स है, उसका तस्वीर ना ले, उसका डिजिटल बैकअप ना बनाए, उसको फाइल में नहीं लिखे, कोई भी डिजिटल सिस्टम में उसको ना रखे, उसको पेन एंड पेपर में ही लिमिटेड रखिए, और पेपर का मल्टीपल बैकअप बनाइए, पेपर को लैमिनेट कीजिए ताकि वो फायर एंड वाटर से डिस्ट्रॉय ना हो, एंड पेपर को अच्छे से अच्छे जगह, बैंक के लॉकर हो, अपने तिजोरी हो, जहाँ पे आपको पता है कि वो सेफ एंड सिक्योर है, एंड वहीं पे रखिए। सो आई थिंक लाइक सिक्योरिटी का सबसे सबसे बड़ा फंडा वही है कि ट्राई टू अवॉइड डिजिटल एज मच एज पॉसिबल, बट वो पासवर्ड मैनेजर के लिए पॉसिबल नहीं है कि हम अपना हर कॉम्प्लिकेटेड रैंडम पासवर्ड पेन एंड पेपर से नहीं लिख सकते, बट बिटकॉइन नेमोनिक सीट के लिए वो पॉसिबल है। तो बिटकॉइन नेमोनिक सीट तो हरगिज ऑनलाइन इवन एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में भी कहीं पे भी स्टोर मत रखिए, उसको फिजिकली बैकअप करना प्रैक्टिस कीजिए। मूविंग ऑन, यस, एंड सो नेक्स्ट टॉपिक है नॉस्टर में मल्टीसिग। तो इसका फंडा ये है कि नॉस्टर में जैसे आपका बिटकॉइन ट्रांजैक्शन जाते हैं, बिटकॉइन ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, एक बल्ब ऑफ डेटा होते हैं जिसको आप अपने प्राइवेट की से साइन करते हो, राइट, और साइन करने के बाद वो वैलिड बिटकॉइन ट्रांजैक्शन होते हैं, वो फिर आप ब्रॉडकास्ट कर देते हो। नॉस्टर में भी ऑलमोस्ट सेम चीज है, आप अपना मैसेज लिखते हो, वो बिटकॉइन ट्रांजैक्शन नहीं है, नॉर्मल मैसेजेस है, और वो नॉर्मल मैसेजेस को आप अपने प्राइवेट की से साइन करते हो। और बिटकॉइन में जैसे आपका प्राइवेट की पब्लिक की पेयर रहता है, नॉस्टर में भी आपका प्राइवेट की पब्लिक की पेयर रहता है, आपके पब्लिक की से लोग आपको नॉस्टर नेटवर्क में ढूंढ सकता है। एंड जब आप ये सिग्नेचर बनाते हो तो नॉस्टर का एक अच्छा चीज ये है कि नॉस्टर का जो ये सिग्नेचर है ये बाय डिफॉल्ट स्नॉर सिग्नेचर है, और स्नॉर सिग्नेचर में बहुत इजीली मल्टीसिग किया जा सकता है जो ईसीडीएस सिग्नेचर में नहीं किया जा सकता। तो ये प्रॉपर्टी को यूज करते हुए रिंडल हैड दिस थॉट कि व्हाई नॉट हैव लाइक मल्टीसिग फॉर नॉस्टर पोस्टिंग। मान लो कि मैं और विशाल दोनों मिल के एक पोस्ट करेंगे नॉस्टर ट्विटर में, नॉस्टर की जो ट्विटर वर्जन है वहां पे, और दोनों का साइन उसमें रहेगा। क्या हम कर सकते हैं? हम डेफिनेटली कर सकते हैं, एंड ये ट्वीट के बाद ही शायद किसी ने तो इसका इम्प्लीमेंटेशन भी किया था। एंड यस, दिस गाय utxo.club, so working on it, join Frost public channel and I'll make sure this part of it, and
इसका शायद एक रीसेंट ट्वीट भी आया होगा जो इसने बताया कि यस, रनिंग फ्रॉस्टर। सो इसने इम्प्लीमेंट कर दिया है कि नॉस्टर में आप दोनों 2-3 या हज़ारों पार्टिसिपेंट मिलके एक पोस्ट कैसे कर सकते हो जिसमें सारे पार्टिसिपेंट्स का सिग्नेचर रहेगा। एंड और एंड ये दैट फीचर बहुत ही ज्यादा यूजफुल है इन केस ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंट्स। फॉर एग्जांपल, जैसे कंपनी ट्वीट्स करती हैं, हमें पता है कि कंपनी अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, उसमें से कुछ भी ट्वीट हो रहा होता है। तो राइट अगर कंपनी अकाउंट्स नॉस्टर में यूजिंग मल्टीसेग बनाए जाए तो कंपनी के जो 3 लोग अप्रूव करेंगे तभी वो पोस्ट जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया यूजफुल फीचर है जो कि ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म में अवेलेबल नहीं है। राइट एकदम। एंड ये नॉस्टर टोटली ओपन सोर्स में आपको प्रोवाइड करते, एंड दे आर नाउ टॉकिंग अबाउट शिट पोस्ट डाओ। So shitpost DAO is like this concept, like we can have a DAO like thing जो क्रिप्टो में चलते हैं। they have a discord group and वो basically एक elaborate multi-sig scheme होते हैं जहाँ पे DAO का governance दिखाया जाता है कि कितने लोग ये पॉलिसी पे साइन किया है, कितने लोग वो पॉलिसी पे साइन किया है। एंड ऐसे करने के लिए लाइक यू कैन हैव अ कैंडिडेट ऑफ शिट पोस्टिंग, एंड फिर जितने लोग वो शिट पोस्ट में अप्रूव करेगा, अपना सिग्नेचर डालेगा, तो वो फाइनल शिट पोस्ट जाके पब्लिश होगा। तो ऐसे बहुत सारे फन आइडियाज आप नॉस्टर में कर सकते हो क्योंकि ये ओपन प्रोटोकॉल है, परमिशन लेस है, कोई भी आके इसके ऊपर इनोवेट कर सकता है। एंड वही हम लोग देख रहे हैं, एक ट्वीट में कोई अब एक आइडिया फेंक रहा है, दूसरे ट्वीट में कोई बोल रहा है मैंने ये बना दिया। So this is like a Cambrian explosion of innovation happening on open source. करेक्ट, बहुत ही जल्दी हो रही है और अभी भी बहुत ही अभी नेसेंट प्रोटोकॉल है नॉस्टर। और आने वाले कुछ 6 महीने से 1 साल में तो अभी हम सिर्फ अर्ली आइडियाज को देखेंगे, और आने वाले 5-10 साल में हम फ्यूचर के जो बड़े आइडियाज हैं उस पर डेवलप होंगे। तो अपनी डेफिनेट नजर बनाए रखें नॉस्टर प्रोटोकॉल में जो भी एक्टिविटी हो रही है उस पर। राइट। हाँ, तो इसके साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, एंड दैट इज सोलाना। If you mean Tax, I gotta say, I think your AUM is positively correlated with the bags under your eyes. if you mean it's getting bigger, you're correct. I mean, Yes, they're heavy. good lord, They're heavy, dragging you down. that's where you're hiding all that Solana in your fucking under your eyes. Jesus. You better clear that Solana position. What's your lockup? 24 months? Fuck no, he's trying to sell it to me on text message. Yeah, of course he is. We're negotiating discounts, I just had the founder on Hey, the you're pod. fucking the whole thing up. bro. You don't think Ponzi to, scheme? I'm hodling. I'm hodling. you think I buy You're not hundreds of hodling, you're millions of dollars clearing. of anything without a discount? Everything is a discount. Everything's discounted. You want to clear that position in an LLC? Are you saying I got $1 billion of Solana? No, bro, I'm saying I have Ooh. one, but I bought it at a discount. But you're holding, correct? Ish. Yes. Okay. Yeah, me too. Ish. Well, I Ish. mean, Tax, I gotta say, I think सो ये होते हैं क्रिप्टो। एग्जैक्टली, क्रिप्टो स्पेस में ये चलता है कि जो अमीर वीसीज हैं, ये सिलिकॉन वैली के सारे प्रोमिनेंट वीसीज हैं, ये शिटकॉइंस खरीदते हैं बहुत ही बड़े डिस्काउंट्स पे, अर्ली घुस जाते हैं और ये रिटेल जनता पे आप पे ये डंप करते हैं। ये ऐसे क्रिप्टो की गेम खेली जाती है और इसमें 99.9% जो रिटेल इन्वेस्टर है उसकी लगती है, और ऐसे लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स बना के और फिर ये वीडियोस बना के हंस रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली राज आप भी इसमें ऐड करिए, बट मैं ये लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि आप जो भी ऑल्ट कॉइन शिट कॉइन्स हमें सबको पता है कौन से हैं, वो उनमें इन्वेस्टमेंट्स ना करें और ऐसे लोगों का मजाक का पात्र ना बने। हाँ, and you can clearly see they are laughing at you basically, and the reason they can dump this is like ये लोग लॉन्च से पहले ही ये टोकन एक्वायर कर लेते हैं बहुत ही कम प्राइस में, और ये टोकन लॉन्च होते फिर ये लोग बहुत अच्छे मार्केटिंग वेबसाइट बनाते, बहुत अच्छे बात बोलते हैं कि ये नेक्स्ट बिटकॉइन है, ये करेगा, ये वो करेगा, ये मल्टी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेके आएगा। आपको समझ में तो आता नहीं है कि वो क्या होते हैं, बट आपको लगता है कि इसके ऊपर गैम्बलिंग हो सकता है, फिर आप खरीदते हो वो टोकन का प्राइस थोड़ी देर बाद जाते, बट इनके पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन रहता है कि टॉप में जाके एग्जैक्टली कहाँ पे सेल करना होता है, राइट? आपके पास है नहीं वो इंफॉर्मेशन, आप बैठे रहते हो टोकन के साथ, और टोकन जाता है टॉप में, ये लोग करता है डंप और वही टोकन गिर जाता है जीरो में।
और यही सीन चलते रहते हैं क्रिप्टो में ओवर एंड ओवर अगेन। एंड इसीलिए हम लोग ज़्यादा बात करना नहीं चाहते क्रिप्टो के बारे में, जो कि वी आर टॉकिंग अबाउट बिटकॉइन ऑल द टाइम, बट ये क्रिप्टो में इनोवेशन के नाम पे सिर्फ भंडामी होते रहते हैं। एंड दिस इज लाइक द मॉडर्न डे, द वर्स्ट पॉसिबल भंडामी दैट यू कैन लाइक एवर सी इन द मार्केट बीइंग प्लेड। और ये फील्ड में कोई रेगुलेशन है नहीं, कोई किसी को स्टॉप नहीं कर सकता, एवरीबडी इज ऑन देयर ओन। एंड सारे रिटेल इन्वेस्टर्स बेसिकली ऐसे बड़े बड़े वीसीज के पॉन्स होते हैं। सो अभी सोलाना 3-4 महीने शायद 1 साल पहले भी लाइक वाज द इथेरियम किलर, राइट? एंड सोलाना वाज सपोज टू लाइक change the world and it's going to like decentralize everything। एंड रिसेंटली देखा गया कि सोलाना का मेजर बैकिंग आया था एफटीएक्स से, एंड एफटीएक्स जब गिरा सोलाना का फंडिंग गिर गया। सोलाना का फंडिंग जब गिर गया उसका डेवलपर निकल गए एंड उसका नेटवर्क ऑलमोस्ट हॉल्ट होता रहता है हर टाइम पे। सो ये मजाक है डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पे। हर एक चीज एक एक बड़ा से बड़ा, सोलाना, डोज कॉइन एंड और भी जो सारे चीजें हैं, एक के बाद एक मजाक है। कोई भी इसको सिंसियरली नहीं लेते जो सीरियसली ये स्पेस में काम करता है। ये सिर्फ मार्केटिंग गिमिक पे चलता है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के ऊपर चल सकता है जिनको डिटेल में आइडिया नहीं होते कि बैकग्राउंड में डिसेंट्रलाइज सिस्टम बनाना कितना डिफिकल्ट है एक्चुअली। एंड ऐसे ऐसे स्कीम के ऊपर ना पड़े, ऐसे स्कीम को अपना लाइफ सेविंग ना बनाए, अपना लाइफ सेविंग अपने हार्ड एसेट और बाकी चीजों में ही रखे। एंड विशाल ने एक लिंक भेजा है, हम उसको भी खोलेंगे। ये वीडियो ऑलमोस्ट 1 साल पुराना है, जिस टाइम पे सोलाना में रैली आ रहा था और ये सब लोग बिलियन ऑफ डॉलर्स के बैग्स लेके बैठे हुए थे सोलाना के, और हमने देखा पिछले 1 साल में सोलाना का प्राइस क्या जबरदस्त क्रैश करा। एफटीटी से भी ज्यादा क्रैश करा है सोलाना का प्राइस। राइट। और एंड ये 1 ईयर रिटेल इन्वेस्टर्स जब इसमें आए हैं तो उसके बाद से ही ये डंप होना शुरू हुआ। आप देखेंगे it's like a proper shitcoin chart, like this is how shitcoin starts, this is how they get the boom and this is how they die। हर कोई शिटकॉइन का अगर आप चार्ट निकालोगे लंबा टाइम में, ये एग्जैक्टली ऐसे दिखेगा, एक पहाड़ टाइप का। एंड ठीक 1 साल पहले नवंबर लास्ट 2021 का लास्ट में सोलाना वाज द इथेरियम किलर। तब लोग वही बोल रहे थे कि सोलाना इज फास्ट, सोलाना में बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है एंड सोलाना यूज करके आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। एंड पीछे का वो पूरा ही मार्केटिंग बजट था, उसका कोई फंडामेंटल था नहीं। एंड सोलाना का नेटवर्क रोबस्ट भी है नहीं, उसके ऊपर कितनी बार डाउन गया यार सोलाना का नेटवर्क। डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क की यही पहचान है कि उसको कोई बंद नहीं कर सकता। अगर वो नेटवर्क डाउन जा रहा है ना, या कोई यूजर उसको बंद कर पा रहा है, वो डिसेंट्रलाइज नहीं है। और अगर वो डिसेंट्रलाइज नहीं है, उसकी वैल्यू जीरो है। ये अंडा जीरो है उसकी वैल्यू। बस वो तो चलता रहेगा। आई होप कि हमारे ये समाचार में हम किसी को हेल्प कर पाए, किसी का लाइफ सेविंग बर्बाद होने से बचा पाए। बट हर एक बुल रन के बाद जो बियर मार्केट आते हैं, वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऐसे दिखाई देता है कि लोग बोलते हैं कि मेरा पूरा घर चला गया, मेरा पूरा कॉलेज का एजुकेशन फंड चला गया। क्योंकि लोग विश्वास कर जाते हैं इन लोगों के ऊपर। दिखने में अच्छे हैं ये लोग, अच्छे से इंग्लिश बोल लेते हैं, पैसा भी है इन लोगों के पास, तो ये लोग जो बोलते हैं लोग विश्वास कर जाते हैं। एंड वही विश्वास के ऊपर बैठ के ये लोग पैसा कमाते हैं और आपको मिलता है घंटा। तो ये गेम में ना फंसे, ये क्रिप्टो की गेम में ना फंसे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से दूर ही रहिए। और आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बिटकॉइन खरीदे और उसको अच्छे से अपने कस्टडी में रखे, उसकी बैकअप अच्छे से ध्यान से रखे और इन्वेस्ट उतना ही करे जितना आप रिस्क ले सकते हैं। ज्यादा इन्वेस्ट बिटकॉइन इज नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम। तो अगर आप ये मान के इन्वेस्ट कर रहे हैं कि 1 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा, वो हेरा फेरी के सिनेमा की मूवी की तरह, तो ऐसा नहीं होता है कभी। तो इन्वेस्ट उतना ही कीजिए जितना आपका रिस्क एपेटाइट अलॉट कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, इसका पीछे का टेक्नोलॉजी क्या है, या फिर इसको हैंडल कैसे किया जाएगा, बैकअप कैसे रखा जाएगा, तो आप इससे दूर ही रखिए। सो यही चेतावनी स्ट्रैटेजी है। आप अपना कमाए, जो भी पैसा कमाते हैं उसका आप थोड़ा थोड़ा सैट्स हर महीने
एवरेज आउट करते रहे, अगर गिरा है थोड़ा ज्यादा खरीद ले, अगर थोड़ा ज्यादा चढ़ा थोड़ा कम खरीदें, बट एवरेज आउट करते रहे। और विद टाइम 3-4 years अगर आप सैट्स रेगुलरली परचेज करते रहेंगे तो आप डेफिनेटली आपको फायदा ही होगा। जबकि ये स्कैम, सोलाना जैसे स्कैम्स है, ये अल्टीमेटली 100% डाउन डाउन जाएंगे, आप सारा पैसा आपका जाएगा। राइट। तो इसी के साथ चलते हमारे नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज लाइक अगेन इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं। और ये मैंने ट्वीट इसलिए इंक्लूड करा बिकॉज ये नया पर्सपेक्टिव है सेम चीज को देखने का, कि जो $1.7 ट्रिलियन का ओमनिबस स्पेंडिंग बिल जो यूएस गवर्नमेंट ने अभी लॉ एज अ लॉ पास करा है, अगर इसको बिटकॉइन की प्राइस के साथ कंपेयर करके देखा जाए तो ये $103 मिलियन 103 मिलियन बिटकॉइन का स्पेंडिंग बिल है। और बिटकॉइन की हमें पता है टोटल सप्लाई सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन है। राइट तो राइट। तो बिटकॉइन इतना की इतना सप्लाई ज्यादा प्रिंट ऑलमोस्ट इसने किया 5 है। टाइम्स, 5 गुना बिटकॉइन तो ये एक बिल में ही स्पेंड कर रहे हैं। तो ऐसे कंपैरिजन से हमें ये पता चलता है कि जो करंट फिएट की सप्लाई है उसको कैसे कितनी जल्दी मैनिपुलेट करा जाता है, और इससे इन्फ्लेशन आती है, इन जनरल पब्लिक को कितना नुकसान होता है। राइट। एंड यही होते हैं फिएट करेंसी। तो ये भी एक तरीके का स्कैम ही है, जो सोलाना की वीसीज के जैसे ये लोग बैठ के हंसते नहीं है, बट अगर आप इसके पीछे भी देखोगे, इसके पीछे कोई फंडामेंटल वैल्यू इसको बैक नहीं करता है। अगर बैक करता तो ये लोग ऐसे 1.7 ट्रिलियन प्रिंट नहीं कर सकते। तो आपका हार्ड लेबर, आपका टाइम, आप जिसके ऊपर काम कर रहे हो, वो काम के हिसाब से आपको जो पैसा मिल रहा है, वो पैसा एक्चुअली फेक है। एंड दैट्स हाउ आवर वर्ल्ड इज राइट नाउ। सो या इन अदर न्यूज़, MicroStrategy ने इस हफ्ते 2500 बिटकॉइंस परचेज करे, जो कि बिटकॉइन ट्विटर पे काफी छाया हुआ था। और राइट उन्होंने कुछ सेल भी करे जस्ट टू गेट रिड ऑफ देयर टैक्स पोजीशंस, क्योंकि यूएस में जो फाइनेंशियल ईयर है वो 31 दिसंबर को एंड होता है। तो अपने जो टैक्स पर्पसेस के लिए आप टैक्स लॉसेस होते हो उसके लिए जो भी सेलिंग करनी होती है आप 31 दिसंबर से पहले करते हो। राइट बट उसके नेक्स्ट डे उन्होंने कुछ एक्वायर भी करे हैं। तो ओवरऑल अराउंड 2500 बिटकॉइन की पोजीशन इन्होंने फ्रेश बनाई है, जो कि बिटकॉइन के प्राइस क्योंकि गिरा हुआ है इस टाइम पे, तो बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है माइक्रो राइट स्ट्रेटजी के राइट। टाइम में। एंड राइट नाउ प्राइस लेवल हिस्टोरिकली बहुत ही बाई जोन में है। एक अच्छा इंडिकेटर था मेयर्स मल्टीपल, जो ट्रेस मेयर ने बनाया था। एंड आई डोंट नो इफ आई कैन फाइंड द लिंक राइट नाउ, बट उसमें भी दिखता है कि अभी हिस्टोरिकली बिटकॉइन बहुत ही अच्छा बाई जोन में है। तो अगर आपको सैट्स एक्यूमुलेट करना है, दिस इज अ गुड टाइम। एंड माइक्रो स्ट्रेटजी एज वेल एज माइकल चैड सेलर, जो सबसे पहले आके एज अ इन्वेस्टमेंट कंपनी, एज अ हेज फंड आके बोले थे कि हम लोग अपने ट्रेजरीज में, अपने रिजर्व में बिटकॉइन बैठाएंगे। जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि जो लॉजिक माइकल सेलर ने दिखाया, वही लॉजिक हर किसी के ऊपर जारी होता है। एंड उस लॉजिक के हिसाब से कोई भी अगर बिटकॉइन को एनालिसिस करेगा तो उसको दिखा जाएगा कि कैसे बिटकॉइन मेक्स अ लॉट ऑफ सेल्स। सो ये और मेयर मल्टीपल का साइट है। जनरल एक्यूमुलेट ही करते हैं, उन्होंने कभी बहुत बड़ी पोजीशन बिटकॉइन की सेल नहीं करी है। राइट तो प्रीटी मच होल्डर्स ही हैं, होल्डर्स जिसको बोल देते हैं, और वो खरीदते हैं और अपने वॉलेट में रखते हैं। तो बिटकॉइन राइट की इकोसिस्टम के लिए इन जनरल बढ़िया बात है। राइट। तो ये मेयर मल्टीपल जो दिखाते हैं, ये एक थ्रेशोल्ड ग्रीन लाइन जो दिख रहा है, ये थ्रेशोल्ड लाइन है। इसके ऊपर अगर मेयर मल्टीपल का वैल्यू जाता है तो दैट इज अ सेल जोन, तभी बुल मार्केट चलता होता है, एंड दैट इज अ गुड टाइम टू सेल एंड गेट सम प्रॉफिट। और इसके नीचे जब जब रहते हैं तब वो बाई जोन में रहते हैं। तो अभी आप देख सकते हो वो कितना नीचे है, क्योंकि प्राइस बहुत ही लुक्रेटिव पोजीशन में है। तो दिस इज डेफिनेटली अ बाई जोन। एंड बिटकॉइन का फायदा ये है कि 2 साल बाद कोई वीसी ऐसे वीडियो नहीं बना के आपके ऊपर हंसता रहेगा। एंड एग्जैक्टली। तो इससे आप सिक्योर्ड हो। ये मार्केटिंग बजट से नहीं चलते, दिस इज मैथमेटिकल एंड दिस इज एन ऑलमोस्ट अ नेचुरल थिंग एज गोल्ड। तो आपको अगर पता है हम किस बारे में बात करते हैं, तो यू ऑलरेडी नो दैट थिंग। सो दिस इज मेयर मल्टीपल टेलिंग यू दिस इज अ प्रॉपर बाय जोन राइट नाउ।
करेक्ट। माइक्रो स्ट्रेटजी की जो बिटकॉइन की एक्विजिशन है, इस पे एक और ट्वीट भी आया था जिसको मैंने लिंक करा है साथ में पार्ट वाले टैब में। तो एसेंशियली कुछ लोगों का विली वू का ट्वीट था और उनका मानना है कि जो माइक्रो स्ट्रेटजी है वो भी एक सेंट्रलाइज कंपनी है और वो बहुत सारे अगर बिटकॉइन एक्यूमुलेट करती है, ऑल्दो पब्लिकली ट्रेडेड है, बट वो स्टिल सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग है। और उसके भी अपने आप में हमें पता ही है कि सेंट्रलाइजेशन अगर एक जगह में बहुत ज्यादा होती है उसके अपने आप में रिस्क है। फॉर एग्जांपल कल को माइकल सेलर के अलावा कोई और सीईओ आ सकता है, वो एकदम से मार्केट में डंप कर सकता है बिटकॉइन। हु नोस, है ना। सेंट्रलाइजेशन जो रिस्क है उसी पे विली को बात कर रहे हैं और उनका ये मानना है कि जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो जब थोड़ा थोड़ा बिटकॉइन खरीदते हैं, सैट्स को स्टैक करते हैं, दैट्स वेयर द मैजिक इज। और जो बिटकॉइन के इकोसिस्टम के लिए ओवरऑल बहुत बढ़िया है। Right. I won't go and say this is a centralization risk because centralization risk का मतलब कुछ और होते हैं। centralization का risk का मतलब होते है कि आपका नेटवर्क का जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो ब्रेक हो रहा है, मतलब नेटवर्क का पॉलिसी किसी के कंट्रोल में आ रहा है। चाहे आप 2 मिलियन बिटकॉइन खरीद लो, डजेंट मैटर कि आपको आप बिटकॉइन की पॉलिसी डिक्टेट नहीं कर सकते, आप बिटकॉइन की इन्फ्लेशन रेट चेंज नहीं कर सकते। आप 2 मिलियन बिटकॉइन मार्केट में डंप कर सकते हो, उससे प्राइस गिर जाएगा, बट फिर भी वो प्राइस 2 साल में फिर से वापस हो जाएगा। सो टू मी इट्स अ गुड पॉइंट कि माइक्रो स्ट्रैटेजी हमारे हीरो नहीं बनना चाहिए। ये जो छोटे लोग हैं, द प्लेब्स, उनका जो स्टैकिंग है दैट शुड बी सेलिब्रेटेड, बट आई डोंट थिंक लाइक इट इज अ सेंट्रलाइजेशन रिस्क इन दैट सेंस, क्योंकि इसके बाद तो नेशन स्टेट आएंगे और वो हजारों थाउजेंड में बिटकॉइन खरीदेंगे, राइट? Correct. तो एंड बिटकॉइन नेटवर्क इज डिजाइन टू विथस्टैंड दैट कि अगर आप हजारों थाउजेंड में भी बिटकॉइन खरीदो, दैट डजंट मीन कि बिटकॉइन का पॉलिसी आपके हाथ में आ जाएगा। That's true. यप, सो उसके साथ आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, वो है Bitcoin has never seen back-to-back red years in its history। तो बिटकॉइन का बियर मार्केट जैसे कि हमें पता है कि ऑलमोस्ट 1 साल से चल रहा है। राइट। और ये ग्राफ था जो कि मैं चाहता था यूजर्स के साथ शेयर करा जाए कि बिटकॉइन ने कभी भी 2 साल लगातार बियर मार्केट नहीं देखी है। राइट। तो 2023 इस पर्सपेक्टिव से काफी होपफुल है या और नेक्स्ट ईयर एक रैली आने के चांसेस है। ऑल्दो कोई भी मतलब हम कुछ प्रोडिक्शन नहीं करना चाहते हैं, बट जस्ट इंफॉर्मेशन है जो हम यूजर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं। जस्ट अ नाइस कोरिलेशन कि ऐसा कभी नहीं कभी नहीं हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता, नहीं हो होगा, भी सकता है, हो भी सकता है। हो भी सकता है, बट जैसे बिटकॉइन का प्राइस फॉल हुआ है और जैसे बाकी जगह पे केओस दिख रहा है, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में केओस, मॉनेटरी पॉलिसी का केओस, मार्केट का केओस, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विल look at it as a safe haven asset, and if enough people start looking at it that way, then it becomes a self fulfilling prophecy। तो अभी शायद क्रिप्टो का जो भसर था वो खत्म ऑलमोस्ट हो चुका है। मुझे लग रहा है कि अभी मुझे लग रहा है कि ये क्रिप्टो में नया एक बज़वर्ड लेके, नया एक 3 लेटर वर्ड लेके नया मार्केटिंग स्कीम तो और नहीं बन सकता। क्रिप्टो का जितने तरह से ऐसे तरह तरह की पॉन्जी स्कीम ब्रेक हुआ है इस साल में, ये जो बड़ा वाला रेड दिख रहा है मेरे हिसाब से वो उसी का कारण है, उसी का इफेक्ट है। बहुत पैसा क्रिप्टो से खो गया है, बहुत लोग अपने नुकसान किए क्रिप्टो से, बहुत लोग क्रिप्टो से पैसे निकाल लिए हैं, तो उसका इफेक्ट बिटकॉइन के आके भी नेचुरली पड़ा है। एंड इन द सेम टाइम वी आर गोइंग इनटू अ ग्लोबल बियर मार्केट, लाइक ग्लोबल रिसेशन की तरफ जा रहा है। तो ऐसे भी हो सकता है कि ये ट्रेंड थोड़ा बहुत कंटिन्यू रहे, ऐसे भी हो सकता है कि यही ट्रेंड में लोग बिटकॉइन को अपना सेफ हेवन एसेट बना सकते हैं। किसी को नहीं मालूम, हम लोग भी प्रेडिक्ट करना नहीं चाहेंगे, बट दिस इज अ गुड इंडिकेटर कि चार्ट के हिसाब से खराब टाइम बीत चुकी है, एंड शायद अगले वाले दिन में अच्छा ही होगा। करेक्ट। और इसके साथ एक मैंने बिटकॉइन हैफिंग जो होती हैं उसका भी एक चार्ट डाला है कंटेंट्स में। तो यस, जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी सिर्फ एक 2012 की हैफिंग हुई है, देन 2016 की हैफिंग हुई है, देन 2020 की। तो अभी ये फोर्थ हैफिंग है 2024 की। राइट। और
जो हैविंग है वो 2136 तक चलनी है, और राइट हर हैविंग का जो ब्लॉक रिवॉर्ड है उसके बाद क्या होने वाला है वो भी है। तो आप देख पा रहे हैं कि अभी तो हम मतलब प्राइम जोन में चल रहे हैं कि अभी भी आने वाले 10-20 साल, 2-3 डेकेड्स तो बहुत सारे बिटकॉइन अभी भी सर्कुलेशन में आएंगे। राइट और आफ्टर 2040 2050 बिटकॉइन की सप्लाई जो हर ब्लॉक रिवॉर्ड की तरह हर 10 मिनट में आती है, बहुत ज्यादा कम होने वाली है। राइट तो और वही जो हम बात कर रहे थे पहले इन्फ्लेशन रेट की वजह बारे में कि बिटकॉइन के इन्फ्लेशन रेट कैसे घटते रहते हैं, ये चार्ट बेसिकली वही दिखा रहा है कि आप अगर ये नंबर्स को फॉलो करें तो देख सकते हैं कि नंबर कितने छोटे हो रहे हैं, और ये सिलसिला चलेगा 21,336 के बाद। क्वेश्चन है उसके बाद क्या होगा, बिटकॉइन बंद हो जाएगा? नहीं, बिटकॉइन चलता रहेगा, बट उसका इन्फ्लेशन रेट 0 हो जाएगा, उसमें और कोई भी नया बिटकॉइन नहीं आएगा मार्केट में। तो ये फेनोमेना और कोई एसेट में नहीं होते, एंड ये फेनोमेना बिटकॉइन का यूनिक है, दैट्स व्हाई इट हैज द प्रॉपर्टी। करेक्ट। और ये ग्राफ हमें ये भी बताता है कि आने वाले 1-2 डेकेड्स काफी बढ़िया टाइम है सैट स्टैक करने का, जबकि ब्लॉक रिवॉर्ड अभी भी बहुत ज्यादा है। जब ब्लॉक रिवॉर्ड बहुत कम हो जाएगा तो वही सैट्स आपको बहुत महंगी मिलेंगी। राइट, समथिंग टू पॉन्डर अपॉन, थिंक अबाउट। यस, टोटली। नेक्स्ट, बिटकॉइन मैगजीन का ओपन सोर्स ग्रांट मायामी कॉन्फ्रेंस के लिए। सो दिस इज एन अनाउंसमेंट जो बिटकॉइन मैगजीन लास्ट ईयर से चालू किया था। जो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर्स है उनको वो लोग मायामी कॉन्फ्रेंस में फ्री टिकट देते हैं। सो अगर आप कोई भी बिटकॉइन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट जो इनके पास लिस्टेड है इनमें अगर कंट्रीब्यूट किए हो, सो दे हैव अ पोर्टल जहाँ पे आप अपना पुल रिक्वेस्ट का लिंक भेज सकते हो जो मर्ज हो चुका है, और आपको ओपन सोर्स एक फ्री टिकट मिल जाएगा 2023 का मायामी कॉन्फ्रेंस के लिए, जो वर्ल्ड में बिटकॉइन का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस है। करेक्ट। और ये टिकट काफी महंगा रहता है। तो राइट, इस साल नहीं तो अगर आप देख रहे हो और आप एक प्रोग्रामर हो तो आप कंट्रीब्यूट करिए ना, आप जाइए इनकी लिस्ट देखिए, उसमें जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक्सप्लोर करिए, उसमें कंट्रीब्यूट करिए। हो सकता है नेक्स्ट ईयर की टिकट में आप अप्लाई कर पाए। बट राइट, अगर आप ऑलरेडी कंट्रीब्यूटर हो इस साल तो ये बढ़िया मौका है, आप जाके सिर्फ अप्लाई करिए और आपको टिकट फ्री में देंगे वो। राइट। एंड दिस इज देयर पेज जहाँ पे वो लोग जो डिटेल्स बताते हैं कौन कौन सी प्रोजेक्ट है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं बिटकॉइन के। अरे सारे टॉप नॉच प्रोजेक्ट्स हैं जो बिटकॉइन के इकोसिस्टम में सबसे लव्ड और सबसे बढ़िया माने जाने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, और उसमें जिसमें राज कंट्रीब्यूट करते हैं, बीडीके और आईडीके, वो भी दोनों मेंशन्ड है। तो आप इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट में जाके कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर यू माइट विन अ चांस। राइट, राइट। एंड बिटकॉइन कोर में भी अगर आपका टारगेट ये है न्यू ईयर रेजोल्यूशन कि बिटकॉइन कोर में आपका कंट्रीब्यूशन होगा, तो उसके लिए भी पुश अप कीजिए क्योंकि वो भी लिस्टेड है, एंड देयर आर मेनी अदर प्रोजेक्ट्स व्हिच आर लिस्टेड इनटू दिस थिंग एंड यू कैन अप्लाई फ्रॉम हियर। सो इसी के हिसाब से हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट, बुक ऑफ द वीक, जो है तो बुक ऑफ सतोशी। यस, बुक ऑफ सतोशी बहुत ही बढ़िया बुक है, जो कि सतोशी नाकामोटो की जितने भी पब्लिक राइटिंग्स ब्लॉग पोस्ट पे अपीयर हुई थी उनका एक बहुत ही बढ़िया कलेक्शन है। तो और ये पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में टाइम वाइज है कि जो पोस्ट पहले आया था वो पहले पब्लिश करा गया है बुक में। राइट, तो सतोशी नाकामोटो का जो ओरिजिनल बिटकॉइन का व्हाइट पेपर था, उस पेपर के अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि सतोशी नाकामोटो के क्या थॉट्स थे बिटकॉइन के ओवरऑल आर्किटेक्चर के बारे में या सिस्टम इन जनरल के बारे में, तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। बहुत ही मजेदार बुक है, और इसमें आप ये भी बुक को पढ़ के जानेंगे कि सतोशी नाकामोटो भी सर्टेन पॉइंट्स पे कंफ्लिक्टिंग था उनका, कि वो क्योंकि फ्यूचर किसी को भी नहीं पता होता, तो वो कई बार एक पॉइंट बोल के लेटर वो कहते थे कि ऐसा भी हो सकता है या अदर डायरेक्शन में जा सकता है। मैं सिर्फ ये इसलिए बोल रहा हूँ कि कई लोग स्टिक कर जाते हैं कि ये सतोशी ने तो ऐसा कहा था, सतोशी ने तो वैसा कहा था, पर सतोशी कई बार ऐसा भी कहते सतोशी थे कि गलत भी थे, बहुत हाँ चीजों में गलत भी थे। सतोशी गलत भी थे। हाँ, तो इस बुक में पूरा डिटेल में आपको उनकी उनके जो थॉट्स थे वो आपको मिलेंगे, और ये मुझे पर्सनली बुक काफी ज्यादा पसंद है। तो आप जाइए, और मेरे पास इसकी पर्सनल कॉपी भी पड़ी है जिस मैंने यस, मिली। मेरे पास भी है एक, हाँ, बुक को एंड पढ़िए। दिस इज वन ऑफ द नाइसेस्ट बुक। अगर अगर आपको बिटकॉइन का हिस्ट्री की इंटरेस्ट है, इसका जेनेसिस में इंटरेस्ट है, और एक्चुअली मार्केटिंग के अलावा क्या जाते एक
डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल डिजाइन करने के पीछे अगर आपको जानना है, सो दिस इज वन ऑफ द बुक जो आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही मजेदार है। एंड सतोशी का जो राइटिंग था वो पढ़ के आपको ये दिखेगा कि whoever was behind that anonymous account वो बहुत ही intellectually sincere था। He wasn't trying to sell anything, वो कुछ बेचना नहीं चाह रहा था, वो हर किसी का क्वेश्चन का जवाब दे रहा था। जहाँ पे उनको पता नहीं था कि इसका अच्छा आंसर क्या होगा, वो बोल देता था कि मेरे पास अच्छा आंसर नहीं है, और ये अगर प्रॉब्लम उसको लगता है कि ये जगह में प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो क्लियरली बोल देता था कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो सतोशी की राइटिंग्स एंड उसका लिटरेचर एक्सप्लोर करना बिटकॉइन हिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो बहुत कम लोग हैं दुनिया में जो एक्चुअली विटनेस किया है उतना अर्ली डेज में। एंड सतोशी 2010 अगस्त तक सतोशी का काम खत्म हो चुका था, एंड उसके बाद उसका जो कम्युनिकेशन वो बंद हो गया था। सो 2008 की एंड से लेके 2010 की अगस्त तक उसका जितने सारे काम था, जितने सारे कम्युनिकेशन था, उसका ही एक कलेक्शन ये बुक है। करेक्ट। ट्वीट ऑफ द वीक। ट्वीट ऑफ द वीक, ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट है ट्वीट ऑफ द वीक। तो इस हफ्ते मुझे फिर डिसाइड नहीं कर पाया मैं कि कौन सा ट्वीट ऐड करूं, तो मैंने दोनों ही ऐड कर दिए। राइट। पहला ट्वीट है, द मोर आई रीड अबाउट मनी द मोर कन्विंस्ड आई बिकम that Satoshi made the greatest discovery in human history. I still can't wrap my head around the fact that I'm living during the same period that Bitcoin was discovered. Holy shit! तो ये भाई ये कह रहा है कि इतनी बड़ी चीज है बिटकॉइन की डिस्कवरी ह्यूमन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, और आप इस टाइम पे जीवित हो, इस चीज का कोइंसिडेंस, मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। तो ये मुझे लगा कि ट्वीट डेफिनेटली लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। अगर आप जिंदा हो इस टाइम पे, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और आप रियलाइज नहीं कर रहे हो कि बिटकॉइन अभी बिल्कुल अभी मतलब लिटरली 10 12 13 साल पहले आया है, और आपके लाइफ टाइम में बिल्कुल वो उसका स्टार्ट हुआ है बिटकॉइन का। ये बहुत बड़ी चीज है, और आने वाले टाइम पर एक बहुत ही बड़ी रेवोल्यूशन एक तरह की प्रूव हो सकता है। राइट। एंड ऐसे चीजें ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत कम आते हैं, इसको पैराडाइम शिफ्ट बोलते हैं, जब कुछ फंडामेंटल इनोवेशन की वजह से लोगों का काम करने का तरीका बदल जाते हैं। ऐसे चीजें पहले भी हो चुका है। फॉर एग्जांपल आइंस्टाइन का जो थियोरी ऑफ रिलेटिविटी का पेपर था, जिसके ऊपर बाद में जाके क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हुआ, जहां से जाके कंप्यूटेशन सिस्टम, माइक्रो सिस्टम्स एंड ये जो पूरे कंप्यूटर का ब्लास्ट आउट हुआ, ये ट्रेस बैक हो सकता है वो आइंस्टाइन की पेपर से। ऐसे ही और एक बहुत साल पहले 500 साल पहले हुआ था गुटेनबर्ग्स का जो प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन, वो भी एक टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन था जिसके वजह से साइंटिफिक रेवोल्यूशन चालू हुआ। तो ऐसे जब पैराडाइम शिफ्ट होते हम सेंस कर सकते हैं थोड़ा दिमाग लगा के कि ये बहुत कुछ चेंज करेगा, बट हम लोग एट द सेम टाइम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली क्या चेंज होगा। तो वही एक्साइटिंग चीज है कि ऐसे ही एक पैराडाइम शिफ्ट के बीच से हम लोग गुजर रहे हैं। एंड अगर आप हो हमारे साथ, अगर आप देख रहे हो, इफ यू आर पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट, यू आर द फॉर्चुनेट फ्यू जिसके पास फ्रंट रो सीट है ये इनोवेशन रियल टाइम अनफोल्ड होते हुए देखने का। सो इसको एंजॉय कीजिए, इसमें पार्ट ले, इसमें कंट्रीब्यूट करे, एंड be fortunate that and happy that we are living through this period. Exactly. Nice. And the second one is Bitcoin teaches us law, math, energy, history, finance, economics, philosophy, game theory, human right, macroeconomics, and सबसे last पे computer science. Science. तो बहुत सारे फील्ड्स का ये मर्जर है एक तरह से बिटकॉइन। तो अगर आप एक ही पर्सपेक्टिव से बिटकॉइन को समझने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि आप दूसरे पर्सपेक्टिव्स को टोटली इग्नोर कर दो। जैसे कि हम देखते हैं कि मार्केटिंग वाले या लॉ वाले जो लोग हैं, जो कंप्यूटर साइंस की इनोवेशन है इसके पीछे, वो देखना ही नहीं चाहते हैं या समझना ही नहीं चाहते हैं। जो क्रिप्टोग्राफी की जितनी मतलब महारत इसमें सारी दुनिया की लगी हुई है, और उसकी वजह से जो बेनिफिट है यूजर को, वो एक लॉ वाला पर्सन या मार्केटिंग वाला पर्सन नहीं समझ आता। सिमिलरली जो फाइनेंस बैकग्राउंड से लोग हैं वो बिटकॉइन को सिर्फ एक एसेट क्लास की तरह देखते रहते हैं या इसको एक स्टॉक समझते रहते हैं, जबकि ये इन सब चीजों से परे हटके है।
जो बिटकॉइन में जो सबसे समझदार लोग भी हैं वो भी ये कहते हैं कि अगर कोई भी बंदा ये बोल पा रहा है कि मैं बिटकॉइन को समझता हूँ तो बिल्कुल गलत है। कहने का मतलब है कि बिटकॉइन एक बिल्कुल नई तरह की इनोवेशन है और ये क्या बनेगी फ्यूचर में आने वाले टाइम में किसी को नहीं पता, पर इसमें पूरी दुनिया की नॉलेज समाई हुई है, पूरी दुनिया की इनोवेशन और पूरी दुनिया की अलग अलग तरह की फील्ड्स की नॉलेज लगी है, तब भी बिटकॉइन बना है। और अगर हम इसको मल्टी फैसेटेड तरीके से समझने की कोशिश करें तब हमें थोड़ा पता चलता है कि कितनी कितनी बढ़िया इनोवेशन है बिटकॉइन अपने आप में। राइट, एंड इसी वजह से बिटकॉइन को इवन इवन ग्रैनुलर लेवल में, इवन बेसिक लेवल में समझना भी बहुत मुश्किल है, इवन फॉर कंप्यूटर साइंस पीपल। जो मैं देखता हूँ कि जो नए स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ इस फील्ड में डेवलप करने के लिए, क्योंकि उनके पास कंप्यूटर साइंस के नॉलेज तो है, बट पीछे का लॉ, एनर्जी, इकोनॉमिक्स, फिलोसॉफी, गेम थियरी, क्रिप्टोग्राफी, इनका नॉलेज नहीं होते। तो ये बहुत ही मल्टी डिसिप्लिनरी एक सिस्टम है। एंड जैसे विशाल ने बोला कि देयर आर नो बिटकॉइन एक्सपर्ट, if somebody says they are bitcoin expert, run away from that guy, and because he doesn't know what he is talking about. तो ऐसे ऐसे ही बना हुआ है बिटकॉइन। इट्स अ मल्टीफैसेटेड थिंग, जिस वजह से इसके ऊपर स्टडी करना एक लाइफ लॉन्ग जर्नी होता है। इसका रैबिट होल कभी खत्म नहीं होता है। एंड ये ट्वीट बहुत ही अच्छे तरीके से वही आइडिया को जस्टिफाई करते हैं। So next we go on to the meme of the week. भाई कौन है ये लोग एनएफटी वाले यार? कौन है? मुझे तो समझ सही नहीं में, आती है। एक yes. जेपीजी पिक्चर को लेके लोग लाखों डॉलर की जेपीजी पिक्चर्स ले रहे हैं। मैन कौन है ये लोग? एंड वही प्रोबेबली द राइट रिएक्शन होते हैं कि कुछ लोग, फॉर एग्जांपल द बेसी क्लब, द बोर्ड एप यच क्लब, और ये लोग पार्टी करते रहते हैं बड़ा वाला यच में जाके न्यूयॉर्क सिटी में। एंड ऐसे लगता है कि देख के कि ये लोग दुनिया जीत गए एक बोर्ड एप का जेपीजी डाल के। एंड दे टॉक एंड दे फील इन दैट वे। एंड ये बहुत ही फिएट माइंडसेट है, जो हम लोग बोलते हैं कि फिएट सिर्फ एक करेंसी नहीं है, वो एक माइंडसेट भी है। तो ये जो क्रिप्टो एंड ये जो ब्लॉकचेन एंड एनएफटी का जो फंडा आया था, ये थ्री बेसिकली, लेटर बज़वर्ड्स एज़ यू से, है ना? yes, three letter buzzwords, and these are like basically enhancing those fiat mindset। and गैम्बलिंग हो गया, एनएफटी में बोर्ड ऐप का तस्वीर खरीदना हो गया, these are like part of the same thing। and if you are part of that group, I hope you have learned your lesson, and I hope हमारे ये समाचार आपको थोड़ा डीप में भी जाके इसके पीछे बिटकॉइन में क्या इनोवेशन हो रहा है, उसका माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या इम्पैक्ट आएगा, जो सीरियसली आपका जिंदगी, आपके आजू बाजू लोगों का जिंदगी, आपके जान पहचान के लोगों की जिंदगी में इम्प्रूव आ सकता है, आप उसके ऊपर भी ध्यान देंगे। मैं दर्शकों को एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप एनएफटी खरीद रहे हैं तो आपको ये इस चीज की समझ होनी चाहिए कि आप एक सिर्फ डेटाबेस की एक एंट्री खरीद रहे हैं, ठीक है? जो और उस डेटाबेस कभी भी गायब हो सकता है। कभी भी गायब हो सकता है, कभी भी ओवरराइट हो सकता है, और उस एंट्री की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर आप एनएफटीज में पैसा लगाने के सोच रहे हैं या आप लगाया है तो प्लीज इनसे दूर रहिए। ये सिर्फ स्कैम्स हैं और ये सिर्फ लोगों का ध्यान बिटकॉइन से हटाने के लिए ऐसे थ्री लेटर बज़वर्ड स्कैम्स आते रहते हैं टाइम टू टाइम। एनएफटी का हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। एनएफटी इज सच अ सिंपल कॉन्सेप्ट। कुछ इनोवेशन नहीं है एनएफटी के पीछे। इट्स लाइक डिजिटल सिग्नेचर ऑन अ डेटाबेस, दैट्स इट। एंड एनएफटी का कॉन्सेप्ट इतना सिंपल था कि बिटकॉइन पे एनएफटी बन गया था 2013 साल। एंड पहला एनएफटी एक डेटा को डिजिटली साइन करके ब्लॉकचेन में डालना, एनी बिटकॉइन डेवलपर कैन डू इट। एंड दे डिड इट इन 2013, and they didn't call it non-fungible token back then, they called it something else, but nobody paid attention, क्योंकि 2013 में जो लोग इस फील्ड में काम करते थे वो लोग सीरियस चीजों के ऊपर काम करते थे। एंड इट टुक 2021, 7 साल लगा ये वीसी लोग को ये पता करने के लिए कि इसके ऊपर मार्केटिंग भी हो सकता है। तो तभी जाके ये आया एनएफटी का कॉन्सेप्ट, ये बाकी सारे ब्लॉकचेन में, और लोग बोलने लगे अरे ये कितना नया चीज है।
अरे इससे क्या-क्या चेंजेस हो जाएगा, इससे आर्टिस्ट का सोसाइटी बदल जाएगा, इसके क्रिएटर्स का मोड बदल जाएगा। जबकि ये कॉन्सेप्ट इतना पुराना है एंड बिटकॉइन डेवलपमेंट स्पेस में हर किसी को मालूम है कि ये कैसे किया जा सकता है एंड कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि इसका एक्चुअली कोई एप्लीकेशन ज़्यादा दौर तक है नहीं। तो इसीलिए बिटकॉइन में एनएफटी बनाए थे लोग एज ए गेम, एज अ फन थिंग। रेयर पे अगर आपको मालूम नहीं है, रेयर पे आया था 2014 में, विच वाज अ ट्रेडिंग कार्ड, बेसिकली a trading card JPG pasted in the Bitcoin blockchain by a digital signature, जो पहला NFT था। एंड रेयर पे अभी भी चलता है, काउंटर पार्टी वॉलेट में आप रेयर पे खरीद सकते हो, बट उसके पीछे मार्केटिंग बजट नहीं है। कोई आके वो नहीं बोलता है कि रेयर पे आर्टिस्ट के दुनिया को बदल देगा, आर्टिस्ट का नया इनोवेशन लेके आएगा। ये बोर्ड ऐप के पीछे बोलते हैं एंड जैसे हम लोग को आपको वीसी के वीडियो दिखाए, वही वैसे बहुत सारे लोग हैं जो पीछे बैठ के हंसते रहते हैं जब आप हजारों डॉलर में ऐसे डिजिटल मीनिंगलेस थिंग्स खरीदते हो। एग्जैक्टली। तो यही है एंड इसी के साथ खत्म होते हमारा समाचार एंड होपफुली आपको अच्छा लगा, आपको पसंद आया। एंड विशाल, एनी लास्ट वर्ड? नेक्स्ट एपिसोड लेके आएंगे अब अगले साल में। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। Yes, and Happy New Year. Be safe, stay humble, and stack sats. Second And sal. yes, see you on the next one. Please like, Bye guys. share, and Thank subscribe. you.